तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो दैट्स व्हाई आई एम just mentioning all the things like how to install the UI path. So just go to the Google or just open the official website of UiPath like uipath.com and go here, start trial. और यहाँ से जाने के बाद वी हैव ए मल्टीपल ऑप्शंस कि ये 16 डेज 60 डेज के लिए है, ये 60 या 60s और ये 5 लाइसेंसेस या 10 लाइसेंस। तो लेटर ऑन ये हमारे चार्ज करते हैं कि एंटरप्राइज पे कैसे काम करना है। तो कम्युनिटी एडिशन जो है वो हमें एक लाइसेंस सिर्फ मिलेगा, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर का, और स्टूडियो के 2 लाइसेंसेस हम इसके यूज कर सकते हैं। तो और ये लाइफ टाइम के लिए हमारे पास फ्री है। बट अगर हम एंटरप्राइज में जाएंगे तो एंटरप्राइज में बेस्ड ऑन यूजेस कि हमारे पास अलग अलग प्राइस के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमें सिर्फ सिंपल सा ट्राई इट करना है, इट मीन्स कम्युनिटी एडिशन ही सबको इंस्टॉल करना है अपने लोकल सिस्टम पे, और यहाँ से जाके आपको रजिस्टर्ड करना है। इवन अगर आपके पास गूगल अकाउंट वगैरह है तो सीधे सीधे साइन इन कर लेना है। साइन इन करके हमें डाउनलोड करना है। तो जो लेटेस्ट यूआई पाथ है उसका इंस्टॉलर पैकेज नहीं है, तो उसका जस्ट एक exe फाइल आएगा, समथिंग लाइक दैट, ई ड्राइव RPA UI पाथ। तो इसके ये पास सिंपल सा एक ये UI पाथ स्टूडियो डॉट का ये सेटअप है, जो सिर्फ डबल क्लिक करो ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है। और इसको मतलब ये एक टाइप का ऐसा पैकेज है कि इसको डबल क्लिक करके हर बार चाहे यहीं से आप लॉन्च कर सकते हो, या तो आप इसको फाइल में जाके यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो, राइट। सो बिफोर मूविंग टू द UI path, so just I want to clear few things like what are the benefits. So let's, मैं राजेश, मैं नया भी डाउनलोड कर सकता हूँ क्या सेपरेटली? हाँ नया कर सकते हो, तो नए अकाउंट से डाउनलोड करो या फिर पुराने से ही डाउनलोड कर सकते हो लॉग इन करके। मैं बेसिकली पुराने वाले सॉफ्टवेयर में ही हूँ, तो मैं वहां से जाके कैसे उसको अपडेट कर सकता हूँ? अपडेट कर भी सकते हो बट वो अपडेट करने का शायद ऑप्शन नहीं देता, तो उसको जाके आप अनइंस्टॉल कर लो और नया अच्छा पैकेज डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, अच्छा, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है। हाँ ठीक है। तो नहीं पहले, इसमें, हाँ, एक सेकंड। ओके, सो जस्ट स्टार्टिंग फॉर द आरपीए पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको डाउनलोड पे लगा दो, थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं लगा देता हूँ। तो मैं स्क्रीन वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेटर ऑन कुछ भी यहाँ पे होगा तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं कैसे हैं। तो ओके, so just I want to know few things, few background about like what is RPA. So you have to answer this question. So just describe the RPA. So what's your opinion on behind the RPA tool? So one by one you can explain it. Yeah, so basically RPA is robotic process automation. So basically we are using some kind of tool or any software to automate few of the business processes. And similarly, whatever workload that we are creating, we are deploying in some machine and we are scheduling it. Okay. Okay. Anyone else? So Amrit, Amber. The way I see it, robot process automation, we have a process which has a repetitive set of steps, and we are automating the same instead of doing it manually. And for this, we are using different kinds of tools. Okay. So how RPA is totally different from the test automation tool? How you can differentiate it? Like in the market, we have different types of automation tools as well. So how we can differentiate like or test automation tool is different with RPA tool? Because right now in the market, we have Selenium, we have UFT, multiple test automation tools available. And those tools also can do the same things. But still, people are not using those tools. They are preferring to use the RPA tools. So why this tool is totally different from those tools? Do you have any idea? No. Okay.
So let's start from scratch then. So like the term RPA is robotics process automation, so you already know. So robotics means like, if something like robotics means robot that actually mimic the user actions. Like suppose हम जो भी actions perform करते हैं as a human beings, राइट, अगर सेम चीज को मिमिक करे तो रोबोट में हम क्या करते हैं कि रोबोट क्या करता है कि हमारे हम जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं सेम वे वही एक्शंस रोबोट भी परफॉर्म करता है. दैट्स व्हाई वी से हियर लाइक दिस मैकेनिज्म इज नोन एज रोबोटिक्स. एंड प्रोसेस मींस लाइक एनी सेट ऑफ एक्शंस. सेट ऑफ एक्शंस में लाइक यू कैन कंसिडर एनीथिंग कि हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सेल है जिसमें से डेटा पिक कर रहे हैं और उसको फॉर्म को हम जाके किसी यूआई में फिल कर रहे हैं, या फिर एनीथिंग लाइक कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हैं, कंप्लायंस के कोई इश्यूज फिक्स कर रहे हैं, या कोई हमारे पास मेल की टिकट्स आ रही है और उसको हम फिक्स कर रहे हैं. तो एनी टास्क समथिंग लाइक दैट, तो वो हमारे क्या है, प्रोसेसेस है. और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मींस कि देयर इज नो ह्यूमन और मैनुअल इंटरवेंशन. तो अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, किसी प्रोसेस को ऑटोमेशन ऑटोमेट करने का मतलब ये हो गया कि वहां पे हम एज ए रोबोट, हमारा बैकग्राउंड में एक रोबोट होगा जो कि वर्चुअल रोबोट होगा जिसको हम बोट बोलते हैं. वो सेम एक्शंस परफॉर्म करेगा जैसे कि हम एक यूजर करता है, सेम एक्शन को परफॉर्म करेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, तो डेली बेसिस पे मेरी कोई फिक्स टाइमिंग है ऑफिस में कि 10 to 6 ही मैं काम करूंगा और मैं यही यही सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करूंगा. बट मैं वीकेंड पे काम नहीं करूंगा, मैं ओवरनाइट काम नहीं कर सकता समथिंग. तो अब यहाँ पे अगर यही प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर दें तो हम इसको 24/7 यूटिलाइज कर सकते हैं, इवन वीकेंड पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. और ये कंपेयर टू ह्यूमन ये फास्ट ज़्यादा होता है, राइट. और एडिशनल एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन एरर्स नहीं होंगे. समटाइम्स क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई मेल्स पे, या एक एग्जांपल मैं नॉर्मल सा लेता हूँ कि लेट्स से लाइव एग्जांपल रिसेंटली व्हाट आई डिड. तो हायरिंग प्रोसेस, तो हर एक कंपनी में हायरिंग प्रोसेस होता है. हायरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली एक रिक्रूटमेंट टीम होती है. रिक्रूटमेंट टीम क्या करती है कि वो naukri.com पे उसके पास अकाउंट होता है. तो सबसे पहले कोई भी मैनेजर, किसी की टीम में कोई ओपनिंग होती है तो वो मैनेजर क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट को उनके पोर्टल पे पोस्ट करता है कि पर्टिकुलर ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इतनी वैकेंसीज हमारे पास है. तो जो हायरिंग टीम है या रिक्रूटमेंट टीम है वो क्या करती है कि वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्किल सेट्स चाहिए, वो स्किल सेट्स को क्या करते हैं कि naukri.com पे लॉग इन करते हैं, उस स्किल सेट्स को सर्च करते हैं. सर्च करने के बाद वहां पे जो भी लिस्ट आती है, लेट्स से कि उनके पास 1000 बंदों की लिस्ट आई कि उन्होंने यूआई पाथ करके या आरपीए करके कीवर्ड सर्च किया और थाउजेंड्स लिस्ट आई. और उस लिस्ट में फर्दर उन्होंने फिल्टर किया कि हमें सिर्फ पुणे के रिसोर्सेज चाहिए या फिर आउट ऑफ पुणे भी चलेगा समथिंग. फिर वहां से उन्होंने क्या किया कि चेक बॉक्सेस से चेक करके सबको एक रिक्वेस्ट भेज दिया कि जिसके सबको सबके पास एक ऑटोमेटेड मेल आ गया कि आपके नाम से कि पर्टिकुलर इस कंपनी में ओपनिंग है, प्लीज रिवर्ट बैक विथ योर सीवी और एक्सपेक्टेड सैलरी, करंट सैलरी, नोटिस पीरियड समथिंग. आपके पास एक मेल आता है. फिर आप क्या करते हो कि आप उस मेल पे रिप्लाई करते हो, अपना सीवी अटैच करते हो और जो उनकी रिक्वेस्टेड डिटेल्स होती हैं करस्पॉन्डिंगली आप डेटा फिल करते हो और वापस से रिवर्ट कर देते हो. तो फर्स्ट डे क्या किया हायर रिक्रूटमेंट टीम ने कि फर्स्ट डे उन्होंने सर्च किया और सबको मेल भेज दिया, राइट. तो लेट से 1000 लोगों को मेल गया. अब 1000 लोग अपना रिप्लाई करना स्टार्ट करेंगे जो जैसे मेल देखेगा, कोई आज करेगा, कोई कल करेगा, कोई परसों करेगा, दिस वे. अब दूसरे दिन हुआ क्या, दूसरे दिन एचआर रिक्रूटमेंट टीम ऑफिस वापस गई और उन्होंने अपने मेल आउटबॉक्स को ओपन किया, आउटलुक मेल को, और वहां से देखा कि जिसका रिवर्ट आया हुआ था, स्टार्ट किया वहां से सर्च करना, वन बाय वन ईमेल चेक किया और सबका रिज्यूम अटैच था, वो रिज्यूम डाउनलोड करना स्टार्ट किया और एक एक्सेल फॉर्म बनाया. और एक एक्सेल फॉर्म बनाया समथिंग लाइक दैट कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एक नेम ले लिया कि ये पर्टिकुलर नेम है, उसका एक्सपीरियंस हो गया, उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी हो गई, ECTs, ओहो,
और करंट सीटीसी हो गई, इसके बाद नोटिस पीरियड हो गया समथिंग। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उसकी करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी और ये क्या है। और यहाँ से उसने क्या किया, ईमेल आईडी ले लिया और मोबाइल नंबर कांटेक्ट करने के लिए सिंपली उसने क्या किया, ये सारी चीजें सारे मेल से अब मैन्युअली वहां से कॉपी करती है सारे रिस्पॉन्सेस से, और अपना मेल की एक लिस्ट बना ली कि लेट से कि हमारे पास, अब उसने 1000 को भेजा था बट उसने मेल रिसीव किया लेट से 100 बंदों का। अब 100 बंदों का मेल रिसीव करने के बाद उसने वन बाय वन ये सारा डेटा मैप किया और वन बाय वन सबको कॉल करना स्टार्ट किया कि जो उसके रेंज में आते हैं, कि मतलब उसको अगर अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहिए तो वो उनको कॉल करेगी, या जिसका सीटीसी एक्सपेक्टेड जो है वो उसके करंट बैंड में मैच करेगा उसके, और अलॉन्ग विद एक्सपीरियंसेस। तो उसके रिकॉर्डिंगली वो कॉल करना उसको स्टार्ट करेगी, और जिस बंदे जो इंटरेस्टेड हो गए उनको मार्क कर देगी, लेट से यहाँ पे एक फील्ड और बनाई इंटरेस्टेड। तो जैसे उसने यहाँ पे किया वहां पे यस नो करती गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक कॉलन और उसने बनाया, इंटरव्यू कॉल, कि कॉल लेटर भेजा कि नहीं भेजा। तो जनरली उनका काम करने का स्टाइल यही होता है। तो सबसे बात करेंगे, बात करने के बाद बंदा इंटरेस्टेड है तो उसको यस यस करते गए, और उन्होंने एक अपनी लिस्ट बना दी कि पर्टिकुलर हमारे पास जो 1000 हमने भेजा था उसमें से 100 का रिप्लाई आया, और हमने 100 से बात किया, बात करने के बाद लेट से 50 उसमें से रेडी हैं कि पर्टिकुलर इंटरव्यू देने के लिए, जो पर्टिकुलर हमने डेट डिसाइड किया था। तो बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन फिर एचआर क्या करती है कि वो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स उनको भेजती है कि आपका पर्टिकुलर टाइम डेट में पर्टिकुलर टाइम पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रखा है, ठीक है, आप आओ इंटरव्यू देने के लिए समथिंग। तो ये जो एक प्रोसेस है ये पूरा का पूरा एक मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अगर हमें ऑटोमेट करना हो तो ये सारी चीज हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे मार्केट में आपके पास ऑटोमेशन के मल्टीपल सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं इन द सेंस कि लेट से ऑटोमेशन की बात करें तो सेलेनियम बहुत फेमस है, उसके बाद यूएफटी है, ठीक है, सिल्क टेस्ट है, आपके पास टेस्ट कंप्लीट है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में टूल हैं जो कि ये वर्क करते हैं सिमिलरली। तो इसमें से हर टूल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अभी मैं सेलेनियम की बात करूं तो सेलेनियम सिर्फ वेब को सपोर्ट करता है और मोबाइल को सपोर्ट करता है, वेब एंड मोबाइल। बट अगर डेस्कटॉप ऑटोमेशन की बात आए कि जैसे लेट से हमें कैलकुलेटर को ऑटोमेट करना है, राइट, या फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑटोमेट करना है समथिंग, या हम कोई हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है लेट से पोस्टमैन है या फिर सॉप यूआई है, कुछ ऐसे टूल्स को ऑटोमेट करना है तो उनमें जाके एक्शंस परफॉर्म करना है, तो सेलेनियम के लिए डिफिकल्टीज है। फिर हमें क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा कि मे बी हमें सिक्वली यूज करना पड़े, ऑटो आईटी इंटीग्रेट करना पड़े बेस्ड ऑन विंडो बेस्ड चीजों को, एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। बट तो होगा क्या कि एक टूल कैपेबल नहीं है वो सारे काम करने के लिए, तो हमें इंटीग्रेशन मल्टीपल टूल्स के करने पड़ेंगे। तो जिसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे कि हमें मल्टीपल टूल की नॉलेज होनी चाहिए, और हर एक टूल की अपनी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से हम नहीं कर पाते। और अनदर थिंग इज प्रॉब्लम कि बैकग्राउंड में हमें सारा का सारा कोड लिखना पड़ता है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, राइट। तो इस वजह से ये टूल हमारा ये काम करने के लिए, जैसे ये हायरिंग प्रोसेस की मैं बात करूं तो ये हायरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ये सेलेनियम लिमिटेड हो जाएगा। इसके पास वो सारे फीचर्स नहीं है कि जो इजिली हम ये सारे काम कर सकते हैं। ऑल दो ऐसा नहीं है कि हम 100% बोल रहे कि हम नहीं कर सकते, हम यही वाला सारा प्रोसेस हायरिंग का लेके एंड टू एंड हम ये सारा का सारा काम सेलेनियम से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस लेवल का स्किल सेट्स आपके पास होना चाहिए प्रोग्रामिंग की, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, अगर इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो हमें नौकरी चाहिए, मतलब naukri.com पे लॉगिन करना है, तो जो कि हमारा वेब पोर्टल है, ठीक है। वहां से जब हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, सबका जब रिस्पांस आया तो हमें आउटलुक में जाना पड़ेगा। आउटलुक में सेम सब्जेक्ट से हमें क्या करना होगा, मेल को सर्च करना पड़ेगा। फिर मेल को सर्च करके हमें उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करनी होगी, और जाके वो डेटा हमें एक्सेल में राइट करना होगा। फिर जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे फिर उनको शेड्यूलर सेट होगा जो कि मेल सेंड करेगा ऑटोमेटिकली इंटरव्यू कॉल लेटर्स। तो ये प्रोसेस हमारे ऑटोमेट हो गए। तो जनरली देखा जाए तो ये टास्क हमें परफॉर्म करना है।
अब ये टास्क अगर हमें परफॉर्म करना है तो इसमें ये नौकरी का वेब पोर्टल है तो डेफिनेटली हम सेलेनियम से अचीव कर सकते हैं। सेम ये आउटलुक है तो आउटलुक के भी हम जावा की लाइब्रेरीज आती हैं जिससे कि हम उसको भी फेच करके यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्सेल में भी डेटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं और मेल को भी भेज सकते हैं और मेल को भी हम सेंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सेलेनियम से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काम हम सेलेनियम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सेलेनियम का फिर प्रॉब्लम क्या है कि सेलेनियम लेट्स से कि अगर हमें सिट्रिक्स सर्वर के अंदर लॉगिन करना है या किसी रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस करना है तो वहां पे ये फेल हो जाता है। तो उसके लिए फिर से वही अनदर थिंग कि सिक्वली वगैरह या अलग अलग टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, फिर सेलेनियम कैपेबल होगा। तो ये एक चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट एक चैलेंज है। तो सेम वे ये था सेलेनियम का कंसेप्ट जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर था, आज के डेट में पॉपुलर है। अब यही बात करें अगर हम यूएफटी की, तो यूएफटी कहीं इससे ज्यादा सुपेरियर है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑटोमेशन। कि अगर डॉटनेट के भी एक सर्वर है, डॉटनेट का भी एक एप्लीकेशन है, लेट्स से सैप है, मेन फ्रेम है, WPF है या CRM है कोई सीबेल वगैरह का, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, तो डिफरेंट टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पे भी ये आराम से काम कर सकता है। तो अगर यूएफटी टूल भी जो है ऑलमोस्ट, अगर मैं बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि सिंस आई एम इन दिस इंडस्ट्री इन ऑटोमेशन सिंस लास्ट 13 इयर्स, तो यूएफटी को भी मैंने मैच्योर होते हुए देखा है। तो ऑलमोस्ट जो भी आरपीए टूल है वो कॉन्सेप्ट मोस्टली यूएफटी का यूज करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आज आरपीए हमें दे रहा है ये 10 साल पहले हमारे पास ऑलरेडी था यूएफटी में, बट यूएफटी उस मोड में मार्केटिंग नहीं कर पाया या काम नहीं कर पाया। नहीं तो अगर यूएफटी यूज होती तो आज के डेट में कहीं ज्यादा वो पॉपुलर टूल होता है इन सबसे, बट वो डेवलप नहीं हो पाया उस लेवल पे क्योंकि सेलेनियम ने उसकी मार्केट खराब कर दी, तो जिससे इन्वेस्टर्स नहीं रहे इसके पास। बट ये सारे के सारे काम यूएफटी भी कर सकता है और ये दोनों टूल भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम डिफरेंस की बात करें कि वाई आरपीए इज मोर पॉपुलर देन दैट, तो आरपीए ने क्या किया, आरपीए ने एक ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन किया, सारे जितने भी आरपीए टूल हैं सब में ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन हो रखा है कि जिसमें सेलेनियम जैसे कंपोनेंट है। अब सेलेनियम भी बैकग्राउंड में जो एपीआई एक्सपोज करता है, राइट, कि लेट से एक्सेल के लिए वो थर्ड पार्टी अपाचे पीवाई एपीआई एक्सपोज करेगा, मेल के लिए मेल की अलग से जार आती है इसकी, ठीक है, उसके लिए अलग से यूज करता है, और वेब को ऑटोमेट करने के लिए इसने अपना सेपरेट डेवलप कर रखा है। तो ऐसे जितनी बैकग्राउंड में ये क्या है, एक कोई भी ऑटोमेशन टूल एक अपने आप में कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स लेके नहीं होता। वो क्या करता है कि कुछ फीचर्स वो खुद डेवलप करता है, बाकी की सारी चीजें क्या करता है कि वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होती है उसके अंदर, वो इंटीग्रेट करके सारी चीजें एक कंबाइंड पैकेज बना लेता है। तो सिमिलर मैनर ये सारे आरपीए टूल्स जो हैं वो सारे के सारे क्या कर रखे हैं, मार्केट में जितने भी ऑटोमेशन टूल्स थे पहले से ही उनके सारे फीचर्स को, उनकी लाइब्रेरीज को इंटरनली इन्वोक कर रखा है और नाम अपना दे रखा है। तो अब सारी चीजें जो इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आती थी, जहां पे कोड लिखना था तो कोड लिखने का लॉजिक हटा दिया, तो वो चीज डायरेक्ट लाइब्रेरी बन गई, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी हो गई, इंस्टॉल करो सिंपली, जो भी एडिशनल एड ऑन करना है उसकी लाइब्रेरीज ऐड करो और उसके फीचर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर लो। तो बाय दिस वे आरपीए बिकम मोर फेमस एज ऑफ नाउ। तो इससे बेनिफिट यही हुआ, तो इसलिए आरपीए जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। और आरपीए के थ्रू हम ये सारी टेस्टिंग भी कर सकते हैं जो आज के डेट में जो टेस्ट ऑटोमेशन टूल करते हैं। तो जैसे टेस्ट ऑटोमेशन टूल सेलेनियम, यूएफटी, व्हाटएवर जो टूल हैं जो ये टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी टेस्टिंग हम आरपीए से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं आरपीए से। तो आरपीए एक कंबाइंड ऑटोमेशन का ऐसा पैकेज बन गया कि जिससे वेब, मोबाइल, एपीआई, डेस्कटॉप, सिट्रिक्स, कोई भी एप्लीकेशन हो इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में सबको सपोर्ट करता है और सारे एप्लीकेशन की ऑटोमेशन हम कर सकते हैं इससे। अब इसको इसको डिफरेंशिएट किया गया टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑटोमेशन, क्योंकि प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें तो अब इसका थोड़ा सा सोचने का तरीका ही अलग है। अब जैसे मान लो कि कोई बंदा किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो जैसे मान लो कि मैं एक सिंपल सी लॉजिक की बात करूं
कि हायरिंग प्रोसेस में एक एचआर टीम अलग होती है, रिक्रूटमेंट टीम अलग होती है, और दोनों का अपना अपना अलग अलग काम है। रिक्रूटमेंट का काम क्या होता है कि वो एम्प्लॉइज को बुलाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, एम्प्लॉय अगर शॉर्टलिस्ट हो गया तो उसके बाद का प्रोसेस एचआर देखता है कि उसका सैलरी कैसे प्रोसेस करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें, वेरिफिकेशंस क्या क्या करानी है, फिर उसका एम्प्लॉय आईडी जनरेशन कैसे होगा, मेल आईडी जनरेशन कैसे होगा, वो सारी एक्सेट्रा, वो सारी की सारी चीजें वो एचआर प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, और तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व होता है जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, राइट। तो सैलरी का पोर्टल का अलग कंसेप्ट रहेगा कि सैलरी उसकी कहाँ पे क्रेडिट होगी, तो उसका अलग होगा, डॉक्यूमेंटेशन का अलग पोर्टल होगा, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, मतलब देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम हायरिंग प्रोसेस को एंड टू एंड अचीव करने के लिए हमें हो सकता है 10 से 15 डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को कोऑर्डिनेट करना पड़े, राइट। और हर एक टीम की अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि चैलेंजेस का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि एक टीम बोले कि ठीक है, अब अगर हम वो मैन्युअली कर रहे हैं अपने अपने एंड पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइल क्या हुआ, सब अपने अपने एंड पे एक एक टास्क परफॉर्म किए और वो एक्सेल दूसरे को डिपार्टमेंट में भेज दिया, उन्होंने अपना प्रोसेस किया, उन्होंने तीसरे को भेज दिया, समथिंग ऐसे। अब वही चीज अगर हमें ऑटोमेट करनी हो वो उस प्रोसेस को पूरा, तो कहीं ना कहीं हमें उस सिस्टम्स के एक्सेस चाहिए होते हैं। अब एक थर्ड पार्टी टीम बनी, लेट्स से आरपीए टीम, और वही आरपीए टीम को अब वो सारे के सारे प्रोसेसेस ऑटोमेट करने हैं कि जो वो एंड टू एंड प्रोसेस हमारा 10 से 12 टीम से होके जाएगा। तो 10 से 12 जो टीम है, वो टीम के जो डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे इंटरनली, उनके हमें एक्सेस चाहिए होंगे, और उनके वो भी एक्सेस हमें एडमिन लेवल के एक्सेस चाहिए, जिससे कि या तो बैक एंड में हम डायरेक्ट डेटा उसके अंदर इंपोर्ट कर सके, या फ्रंट एंड चैनल से हम डेटा उसमें डाल सके, और उसके जो भी अप्रूवल प्रोसेसेस हैं वॉट एवर, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट टीम से कम्युनिकेट करना और इंफॉर्मेशंस लेके इकट्ठा प्रोसेस करना, ये एक बड़ा टास्क होता है। तो यही अगर हम पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर लें तो ये हमारा पूरा काम कौन करेगा, आरपीए। क्या नितिन क्या कह रहे हो? इसके अंदर वो मांग रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा डाउनलोड करना है, यूआईपाथ स्टूडियो प्रो और मतलब प्रोफाइल चूज करने को कह रहा है मेरे को। नहीं नहीं, ओपन सोर्स नहीं है कम्युनिटी एडिशन का ऑप्शन? हाँ, उसी के बाद ही आया है ऑप्शन। नहीं नहीं, उसके बाद ये ऑप्शन तो आता नहीं, डिफॉल्ट ऑप्शन ही रहने दो जो भी है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाउनलोड करते सही। नहीं अरे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। नए वाले में ये आ रहा है, यू कैन गो विद स्टूडियो प्रो। कम्युनिटी लाइसेंस मैंने लिया, स्टार्ट फ्री, नो लाइसेंस की रिक्वायर्ड। हाँ तब ठीक है, यही वाला चाहिए जिसमें हाँ, लाइसेंस नहीं उसके बाद प्रोफाइल पूछ रहा है ये स्टूडियो स्टूडियो प्रो एक्स चूज या प्रो। कीजिए, हाँ तो स्टूडियो स्टूडियो प्रो प्रो, करके। स्टूडियो प्रो। हाँ 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 ठीक। प्रोफेशनल। ओके, देन प्रीव्यू और स्टेबल, लेस फ्रीक्वेंट अपडेट्स और स्टेबल वर्जन, स्टेबल। स्टेबल। ओके, गेट ओके। एसवीएन टीएफएस। ये कब से आने लगा? ये तो मेरे पास तो नहीं आया था ये सारे ऑप्शंस। नहीं ये यार नए वाले में अभी आ रहा है। नहीं अपग्रेड हो गए हो ना मेरे पास प्रोफाइल। भी नहीं, मेरा जो इंस्टॉल किया हुआ है वो मैंने शायद 1 महीने पहले का ही है जस्ट। अच्छा, एक तो हाँ, तो इनका तो जस्ट हर महीने ही रिलीज आती रहती है ना यूआईपाथ वालों हाँ की। वही तो करो, तो चूज सोर्स कंट्रोल सपोर्ट। अब मैं चेक करके करूँ फॉरवर्ड, हाँ गिट को जो जो हटा। हाँ, गिट 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 भी रख लो, गिट की भी जरूरत पड़ेगी हमें फ्यूचर में, ठीक हाँ है। टीएफएस गिट बल्कि हटा दो, एसवीएन गिट हटा रख, दो और टीएफएस। टीएफएस भी हटा दो, एसवीएन भी हटा लो, गिट रखो, तीनों में हाँ से गिट एक। रखा, ठीक हाँ है गिट रखिए मैंने। हाँ अब ये शो कर रहा ठीक है, है। ओके, ओके। तो इसलिए आरपीए हमारा डिफरेंट है और ये मार्केट में पॉपुलर है क्योंकि सारी कैपेबिलिटीज इसके पास है, और डिफरेंट डिफरेंट ये जो है प्रोजेक्ट से हम करके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को एक्सेस कर सकता है इंटरनली और एक्सटर्नली, और क्योंकि ये सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं, दैट्स व्हाई इट्स सो पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ लाइक, और इफ यू वांट टू कंपेयर विद अदर टेस्ट ऑटोमेशन टूल। और ये सबसे बेटर बेस्ट एडवांटेज इसका क्या है कि इसके पास अपना खुद का क्लाउड है, जिसमें आप मल्टीपल बोट्स कर सकते हैं, मल्टीपल बोट्स बना सकते हैं, खुद का ऑर्केस्ट्रेटर है कि जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क को, जैसे एक सिंपल सी बात होती है कि ये टास्क बनाना नॉर्मल टेस्ट ऑटोमेशन टूल में बहुत चैलेंजिंग है, कि जैसे सपोज करो कि हम ऐसा सोचते हैं कि एक हमारे पास टीम है और हमारे पास टीम में 10 एम्प्लॉई हैं,
राइट। तो एक मैनेजर है, मैनेजर के अंदर 10 एम्प्लॉय हैं, और मैनेजर के पास कोई टास्क आया और उसने 10 टीम में से अपने बंदों को बोला कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, समथिंग। तो सिमिलरली ऑर्केस्ट्रेटर ऐसे ही काम करता है। तो ऑर्केस्ट्रेटर ऑर्केस्ट्रेट करेगा, तो उसके पास लेट्स से हमारे पास 10 बोर्ड्स होंगे, तो हर एक बोर्ड को वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि पर्टिकुलर ये बोर्ड का काम क्या है, कब करना है, कैसे करना है सारे। और कैसे कभी कभी ऐसे भी हम कर सकते हैं कि कैसे यूनाइट होके भी काम कैसे करना है टीम में। तो ये जो सिमिलर या जो ह्यूमन जैसे काम करते हैं, सेम तरीके से ये अप्रोच जो फॉलो करना होता है, ये आरपीए में सबसे वेल डिफाइंड है। और ये चीज हमें अनदर जो टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स में होते हैं, ये कैपेबिलिटी नहीं मिलती है बाय डिफॉल्ट। वो रिजिड होते हैं सिंगल एप्लीकेशंस के लिए। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज व्हाई वी आर यूजिंग द आरपीए नाउ। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि यूआई पाथ में कि विच वन इज बेटर देन and what are the features why we can say like this one is better tool. So let's say we have a UI path, second we have a Blue Prism, and third one is a Automation Anywhere. Although we have a around 10 plus automation tool, RPA tool, but right now in the market there are the 3 top most popular tool: UiPath, Blue Prism and Automation Anywhere. अब किस किस फैक्टर्स पे हम बोल सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो आपके पास 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। या तो पहले से वहां पे आरपीए होगा, अगर वहां पे पहले से आरपीए होगा तो जो भी टूल होगा डेफिनेटली आपको उसी में काम करना है। या तो दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि आपको हायर किया गया और आपसे कंपनी खुद पूछेगी कि भाई आप बताओ कि कौन से टूल पे ऑटोमेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर विच टाइप ऑफ टास्क वी हैव टू ऑटोमेट एंड विच टूल इज मोर सुटेबल फॉर दैट। और उसके साथ साथ हमें सारी चीजें भी सोचनी पड़ेंगी कि क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स इसके हैं कि नहीं है, या हमें बाहर से हायर करना है, हमारा बजट कितना है, समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो मल्टीपल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, बेस्ड ऑन विच फैक्टर वी कैन थिंक लाइक विच टूल इज मच मोर बेटर देन अदर्स, राइट। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जो हम जिनके बिहाफ पे हमें ये करना है। तो सबसे पहले उस मोड में जाने से पहले हमें सारे टूल्स के प्रॉज एंड कॉन समझने पड़ेंगे कि कौन सी टूल की क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो जब कैपेबिलिटीज हमें पता चलेगा तब हम फाइंड आउट करेंगे सिनेरियोज, और उस सिनेरियोज को उस टूल में सेट करके देखेंगे कि किस में सेट ज्यादा अच्छे से हो रहा है ये समथिंग। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है इसके अंदर, तो जिसके अंदर मैंने अपने कुछ चीजें कर रखी हैं। तो इसमें लेट से जैसे हमने रखा कि ये हमारे पास हो गया यूआई पाथ, ये हो गया ब्लू प्रिज्म, और ये हो गया ऑटोमेशन एनीवेयर। तो मैंने बेस्ड ऑन अपना एक्सपीरियंस और कुछ टीम एक्सपीरियंस एज वेल एज इंटरनेट R&D कर करके चीजें को हमने फाइंड आउट किया। तो बेस्ड ऑन दैट कि हमने कि फाइंड आउट किया कि कैसे किसी चीज को, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को अगर हमें सिंपली बोलना है कि एक सिंगल लाइन में कि नहीं यूआई पाथ इज बेस्ट और ब्लू प्रिज्म इज बेस्ट, तो पहले उसको तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे। क्योंकि एक टीम में 2 बंदे हैं, 2 डिफरेंट स्किल सेट्स के हैं। लेट्स से आपको यूआई पाथ आता है, एक को ब्लू प्रिज्म आता है, एक को ऑटोमेशन एनीवेयर आता है। तो हर एक बंदा बोलेगा नहीं ये वाला टूल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिसको जिस पे कॉन्फिडेंस होगा उसके लिए वो आसान टूल है ना। लेकिन अब मैनेजमेंट को अगर हमें कन्विंस करना है कि कुछ कौन सा टूल बेटर है, तो हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसके कैलिबर्स, उसके फीचर्स सारे हमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन दैट फीचर्स वी कैन से लाइक व्हाई विच वन इज बेटर। तो लेट्स से फर्स्ट थिंग हमने लिया जैसे पॉपुलैरिटी। अब पॉपुलैरिटी एक ऐसा वर्ड है कि आप इसको एक बार में डिफाइन नहीं कर सकते कि विच वन इज मोर पॉपुलर। तो जैसे लेट्स से सिर्फ मैंने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है कि मोस्ट पॉपुलर टूल मैंने लिख दिया यूआई पाथ, और फिर लिखा कि ब्लू प्रिज्म पॉपुलर देन ऑटोमेशन एनीवेयर, और मैंने यहाँ लिखा लेस पॉपुलर। तो क्या इस बात से आप एग्री करते हो कि मेरे इस पॉइंट से आप कन्विंस होते हो कि विच वन इज बेटर पॉपुलैरिटी के टर्म में? क्योंकि ये ही एक लाइन अभी ये प्रूफ कर देगा कि अगर जो पॉपुलर है, तो कोई चीज अगर पॉपुलर है तो किसके बिहाफ पे पॉपुलर है। सिंपल सी बात है, पॉपुलैरिटी क्यों है आखिर में उसकी, अगर वो उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी ऐसी होगी कि जिसकी वजह से वो पॉपुलर है। बट यहाँ पे सिंपली मैंने ये लाइन मेंशन किया। तो इससे क्या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आई डोंट नो, बट अभी आपके हिसाब से क्या लगता है कि यूआई पाथ इज बेस्ट? क्या आप कन्विंस होते हो इससे?
नहीं, होना भी नहीं चाहिए। रीजन ऐसे कैसे कि आपने बोला मोस्ट पॉपुलर टूल है, हो सकता है कि यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ओनली, यू डोंट नो अबाउट द अदर टूल, राइट? बट तो ठीक है, तो इसको अभी हमने होल्ड पे रखते हैं कि क्यों पॉपुलर है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब कुछ फीचर्स होते हैं, जब हम किसी टूल के बारे में जानते हैं तो उसके कुछ फीचर्स निकालते हैं, कि जैसे लेट्स से लर्निंग। अब अगर कोई टूल जो है जिसको जितने आराम से लर्न किया जा सके, वो उसका एक एडवांटेज होता है। कि अगर किसी टूल को लर्न करने में हमें 2 घंटे लगते हैं लेट्स से, या लेट्स से हम ये 3 टूल की बात करें, अगर यूआई पाथ में हमें एक्सपर्टाइज होना है तो लेट्स से अगर 30 आवर्स में हम ट्रेनिंग करें तो हो सकता है कि ये हम एक्सपर्ट बन जाए। लेकिन अगर ब्लू प्रिज्म 50 आवर्स ले रहा है और ऑटोमेशन एनीवेयर 90 आवर्स ले रहा है, तो ऑप्शन क्या हुआ एक, कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूआई पाथ इज मच बेटर देन दैट, राइट? तो एक पॉइंट हुआ ये, तो हम ऐसे पॉइंट लिया कि लर्निंग, तो लर्निंग के लिए जो है यूआई पाथ जो है उसमें क्या होता है कि विजुअल चीजें हैं, कि विजुअल चीजें का मतलब ये हो गया कि सीधे सीधे ऑप्शन सारे बने हुए हैं, उसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सीधे सीधे उसको यूटिलाइज करना है। तो वो फीचर जो है वो तीनों के तीनों में है, क्योंकि तीनों टूल में सेम फीचर है कि अगर तीनों के तीनों टूल में ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, आप सीधे सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें कर सकते हो, राइट? बट अब यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ऑटोमेशन एनीवेयर जो है ये प्राइमरीली डिजाइन्ड बाय द डेवलपर्स, मतलब एक तरीके से ये डेवलपर ड्रिवन टूल है। तो इसको जो डेवलपर बैकग्राउंड का बंदा है वो इजिली इसमें काम कर सकता है आराम से, राइट? बट जो नॉन डेवलपमेंट बैकग्राउंड के बंदे हैं उनके लिए यूआई पाथ और ब्लू प्रिज्म ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बेसिक स्किल चाहिए प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग की बेसिक स्किल सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको ये तो पता होना चाहिए कि इफ एल्स कंडीशन कैसे लगती है, लूप कैसे काम करता है, स्विच केसेस कैसे लगाते हैं, या फिर एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन कैसे करते हैं, समथिंग। am I audible? Amrit Raj is speaking. That's fine. Okay then. तो यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी हमारे पास यूआई पाथ और ब्लू प्रिज्म दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं, दोनों यूजर फ्रेंडली टूल हैं इन कंपेयर टू ऑटोमेशन एनीवेयर, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड टॉपिक, रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी का मतलब हो गया कि जब हम ऑटोमेशन एनीवेयर या फिर किसी भी आरपीए टूल में काम करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक प्रोसेस ऑटोमेट करना है एंड टू एंड, तो हो सकता है 10 डिफरेंट टीम के थ्रू हम होके जाएं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सा ये एक एक फ्लो चार्ट जो है वो हमारा बहुत बड़ा होता है, राइट? क्योंकि 10 टीम से होके जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोसेस है एंड टू एंड इसका, तो उसके लिए मल्टीपल टीम्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स से होके हमें जाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स डिजाइन करने होते हैं कि मैक्सिमम चीजों को हम रीयूज कैसे कर पाए। तो वो किस टूल में ज्यादा अच्छे से ये चीज हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं और कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं, तो जो टूल वो फैसिलिटी ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड करेगा वो चीज हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम उससे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को भी हम आराम से कर सकते हैं, राइट? तो ये तीनों के तीनों टूल, क्योंकि आरपीए टूल की ये फीचर होना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों के तीनों जो टूल हैं हमारे पास, तीनों के अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं। तो बट कैपेबिलिटीज कैसे हैं? अब इसमें ये है कि ब्लू प्रिज्म की बात करें तो ब्लू प्रिज्म में हर चीज की एक लाइब्रेरी होती है और सीधे सीधे वो लाइब्रेरी हम इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है? और सेम मैकेनिज्म ऑटोमेशन एनीवेयर में भी है, उसमें हम ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बना के भी यूज करते हैं, तो यूज करने का तरीका सिमिलर ही है। बट ऑटोमेशन ये यूआई पाथ में एक बेनिफिट क्या है कि हम इसमें प्रोजेक्ट को भी एज ए ग्रुप करके लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरीज हैं उसको तो यूज कर ही सकते हैं, साथ के साथ हम मल्टीपल प्रोजेक्ट को ग्रुप बना के उसको भी एज ए लाइब्रेरी ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचो कि लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसे समझो, अगर एचआर प्रोसेस की ही बात करो तो लेट्स से कि जो हमारा एचआर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, जिसमें कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है,
राइट तो उसका अगर हम एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना के रखें जो कि स्टैंड अलोन दो लोग यूज करें, कि अगर हमें एंड टू एंड अचीव करना है रिक्रूटमेंट से लेके हायरिंग प्रोसेस तक पूरा का पूरा हायरिंग प्रोसेस, तो उसमें भी वो यूज होगा। या सिंपल सा एचआर सिर्फ क्या चाहती है कि जितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं उन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है उस डॉक्यूमेंट के अटैचमेंट को ये डाउनलोड करेगा, स्कैन करके सारा डेटा उठा के सिस्टम में डाल देगा समथिंग। तो अब ये जो कंपोनेंट हुआ ये दो जगह पे डिफरेंटली एक्ट करेगा। तो मतलब अगर सिर्फ एचआर उसको यूज करना चाहे अपने काम के लिए तब भी यूज कर सकती है, या फिर एंड टू एंड में हमें यूज करना है तब भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये उसके लिए एचआर टीम के लिए एक प्रोजेक्ट है, हमारे लिए एज ए लाइब्रेरी है, एज ए एंड टू एंड यूज करने के लिए। तो मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को भी आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मतलब इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, मतलब अगर क्रॉस द यूआई पाथ अगर सपोज करो कि यूआई पाथ की बड़ी टीम है, 10 बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उनके पास, अलग अलग सिनेरियो पे भी काम कर रहे हैं, तो उनके भी प्रोजेक्ट्स को हम आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं और एंड टू एंड अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज द गुड थिंग इन यूआई पाथ। नाउ अनदर थिंग इज कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी जो है वो सब में कॉमन ही है कि सारे कैपेबल टूल हैं, सारी ही चीजें मतलब ये क्योंकि और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के ये टूल ही हैं, तो ये सारे उस लेवल पे इनके अंदर कैलिबर है कि वो सारी चीजें अचीव इजीली कर पाए प्रोसेसेस के हिसाब से। तो टूल की कैपेबिलिटीज अक्रॉस मतलब डिपेंड करता है सिंपली ये कि आपको नॉलेज कितना है। तो ये डेवलपर के नॉलेज के ऊपर है कि वो चीज़ों को अचीव कैसे करता है। बट अगर फीचर वाइज देखें कैपेबिलिटीज तो सब में मैक्सिमम कैपेबिलिटीज हैं, एटलीस्ट यू कैन से कि सारे टूल कैपेबल हैं कुछ भी करने के लिए। अब बात आती है कि एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी जो होती है, एक तो कुछ लोग होते हैं इंटरनेट पे और कभी कभी आप देखोगे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टूल ज़्यादा एक्यूरेस ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ये टूल कम करता है, कुछ टूल ज़्यादा फास्ट है कुछ स्लो है। तो मेरे हिसाब से मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं करता, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके डिज़ाइन प्रोसेस पे, कि आपने किसी चीज़ को कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, क्या सोच के डिज़ाइन किया हुआ है। तो जितना आपने स्मार्टली अगर आप उसको डिज़ाइन करते हो उस वजह से ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो एक्यूरेसी और ये जो फास्ट स्लो है ये टोटली डिपेंड करता है वो सर्वर के ऊपर। तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे टूल, तो अभी अगर इन सारी टूल्स को अगर आप कैपेबिलिटी वाइज भी जाके सर्च करोगे इंटरनेट पे तो मे भी डिफरेंट मिलेंगे, और एक्यूरेसी वाइज भी देखोगे तो कोई फास्ट होगा कोई स्लो ऐसा कोई बताता है। बट मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है ऐसे, क्योंकि सारे के सारे टूल में एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है कि हमने डिजाइन कैसे किया है। तो आपका डिजाइन कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग है जो कि और इसको यूआई पाथ को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, वो भी फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस रोबोट। तो ये जो है फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस रोबोट्स दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स होते हैं कि जो बैक एंड में परफॉर्म करते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रंट ऑफिस पे परफॉर्म करते हैं। फ्रंट ऑफिस का मतलब फ्रंट लेयर देखते हैं पूरा का पूरा, राइट। तो यूआई पाथ के पास ये दोनों कैपेबिलिटीज हैं, जबकि ये ब्लू प्रिज्म हमेशा बैक बैक ऑफिस ऑटोमेशन वाली, मतलब ये हमेशा बैकग्राउंड में ही सपोर्ट करेगा। बैकग्राउंड में सपोर्ट करने का सिंपल सा ये मतलब नहीं होगा कि ये फ्रंट एंड ऑटोमेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, बट ये काम बैक ऑफिस से करेगा, मतलब बैक एंड में ये ड्राइव करेगा और वहां से एपीआई के थ्रू सारी चीजें इन्वोक करके ये काम करता है। जबकि ये दो ऑटोमेशन एनीवेयर और ये जो टूल हैं ये दोनों के सेपरेट दो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, दोनों दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं। तो ये एक कैपेबिलिटीज जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे आ गया वही गुड एंड एग्जीक्यूशन स्पीड हाई, इसकी वेरी हाई, लार्ज स्केल रोबोट डिप्लॉयमेंट। तो ये एक मिथ है, ठीक है, तो जिस पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन क्या है कि अगर हमें लार्ज स्केल्स की चीजें एग्जीक्यूट करनी है तो वो क्योंकि सारी चीजें आजकल के डेट में सर्वर बेस्ड हैं, अमेजॉन या क्लाउड एजोर कोई सर्वर यूज करते हैं लोग क्लाउड के, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कॉन्फ़िगरेशंस कैसे ले रखे हैं। तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन लोगे उस हिसाब से आप उसकी स्पीड मिलेगी आपको एग्जीक्यूशंस के, सिंपल लॉजिक है। तो इससे टूल से कोई मतलब नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है कि रिकॉर्डर्स, कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेशन एनीवेयर में भी है और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमारे पास यूआई पाथ में भी है, जबकि ब्लू प्रिज्म में हमारे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है। अब रिकॉर्डिंग्स क्या होती है कि सिंपल सा कोई फीचर अगर आपको ऑटोमेट करना है तो सिंपली जाके आप उसको रिकॉर्ड कर लो, वही सेम एक्शन को ये बार बार मिमिक करेगा समथिंग। तो इससे क्या होता है कि कम से कम टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें
ले सकते हैं, मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं, बट मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि रिकॉर्डर नहीं यूज करने चाहिए। ओके, तो इस फीचर वाइज अगर देखें तो यूआई पाथ और ऑटोमेशन एनीवेयर के पास भी ये दोनों चीजें हैं, जबकि ब्लू प्रिज्म के पास नहीं है, बट ब्लू प्रिज्म इज वर्किंग ऑन दैट फीचर, मे बी नेक्स्ट रिलीज में इसके पास आ जाए ये चीज। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर जो है यूआई पाथ की वो वेब बेस्ड आर्किटेक्चर है, ऑर्केस्ट्रेटर है इसका, इसके अंदर कि जो इसका अपना खुद का क्लाउड है और सारी डिप्लॉयमेंट हमें वहीं करनी है और वहीं से वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। मतलब अपना खुद का हम लोकल पे ऑर्केस्ट्रेटर बना के हम इनएक्ट इन हाउस नहीं कर सकते सारी चीज़ें, हमें इसके लिए यूआई पाथ का वेब बेस्ड ऑर्केस्ट्रेटर यूज करना पड़ेगा। और ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो इसको हम दोनों तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये फॉलो करता है, तो हम जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे ये भी होस्ट सर्वर पे ही रहेगा, बट क्लाइंट सर्वर के हिसाब से ये क्या करेगा कि हम कंट्रोल इसको क्लाइंट से कर सकते हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट हम भेजेंगे कि हमें ये चाहिए, वो चीज ये करके देगा अपने सर्वर से। तो दोनों के दोनों टूल ऐसे परफॉर्म करते हैं, जबकि हमें यूआई पाथ में सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑर्केस्ट्रेटर लेयर पे ही करनी पड़ेगी, उससे एंड क्लाइंट एंड से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब हम रन टाइम पे कोई भी चीजें ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि लोकल से हमने चेंज किया और ऑर्केस्ट्रेटर को इंस्ट्रक्शन दे दे ऐसा करते, नहीं हो सकता। वो सारे इंस्ट्रक्शन हमें जितने भी है वो ऑर्केस्ट्रेटर लेयर पे पहले सेट करनी ही पड़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट एक्सेस की, ब्राउजर, मोबाइल, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें समथिंग। तो ये जो है ब्लू प्रिज्म हमारा सिर्फ ऐप बेस्ड एक्सेस है, और ये भी हमारा ऐप बेस्ड एक्सेस करता है, जबकि ये ब्राउजर, मोबाइल और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को भी एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज द एडिशनल फीचर इन विद इन ए यूआई पाथ। नाउ प्रोसेस डिजाइनर, तो प्रोसेस डिजाइनर ये दोनों का दोनों यूआई पाथ और ब्लू प्रिज्म विजुअल प्रोसेस डिजाइनर है कि हम इसमें फ्लो चार्ट, सीक्वेंसेस ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं सारी की सारी चीजें, जबकि ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बेस्ड है। टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट तीनों की टेक्नोलॉजी एक ही है कि दोनों के दोनों डॉट नेट में ही सारी चीजें, तीनों के तीनों टूल बने हुए हैं। तो सिर्फ डिफरेंट। Yeah, Rajesh, I हाँ, have a doubt regarding this step. This process designer wise, in case of automation in where, what does this script base mean? स्क्रिप्ट बेस मीन्स जैसे ये हो गया कि उसमें जैसे हम इसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी चीज है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। Okay. और अगर उसमें कंडीशंस भी हमें पुट करना है तो हमने क्या किया कि कंडीशनल सीक्वेंसेस को भी या कंडीशनल फ्लोज को भी उठा के हम सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आपस में कनेक्ट करके यूज कर लेते हैं। बट इसमें क्या है, ऑटोमेशन एनीवेयर में जो लॉजिकल कंडीशंस होती हैं, राइट, जैसे स्विच केसेस हो गए आपके, ग्रेटर एंड स्मॉल देन, ये सारी जो हैं तो ये स्क्रिप्ट बेस्ड होती हैं। तो मतलब थोड़ा सा वो वहां पे आपको कोड लिखना पड़ेगा, Okay. राइट। तो एक तरीके से ये, अगर नॉर्मल तरीके से सोचो एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि आप इसको ज्यादा अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन एक नॉन टेक्निकल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये फीचर यूआई पाथ ब्लू प्रिज्म में ज्यादा अच्छे से दिया, क्योंकि कोडिंग नहीं करनी है, Okay. राइट। एंड Okay. बेस टेक्नोलॉजी की अब बात करें तो बेस टेक्नोलॉजी एक तरीके से तीनों के तीनों माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, डॉट नेट में ही बनाए हैं तीनों के तीनों चीजें। बट आपका यूआई पाथ जो है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी इसके पास है, लेट्स से किबाना आपके पास है जो आपका एक प्रॉपर डैशबोर्ड वगैरह बना के देता है, राइट। और जैसा जेनकिंस जैसे काम करता है एक तरीके से, और इलास्टिक सर्च के भी मैकेनिज्म इसके पास इंटीग्रेटेड है, WPF है और शेयर पॉइंट्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी आज के डेट में, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कल के डेट में, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास भी ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी कि जो भी आपके पास रिपोर्ट्स बनती हैं, जो जो ऑटोमेशन से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं जाके शेयर पॉइंट पे पब्लिश होती रहे ऑटोमेटिकली, और जिससे कि वो शेयर पॉइंट का एक्सेस हो सबके पास की, क्योंकि अगर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब कोई जाके लॉगिन करके ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर या फिर यूआई पाथ के अंदर जाके उसके क्लाउड पे लॉगिन करके वहां से नहीं मॉनिटर करना चाहता है, जो हायर मैनेजमेंट के लोग हैं, कि पर्टिकुलर क्या चीज चल रही है, क्या टेस्टिंग हो रही है, क्या कितना आउटपुट आ रहा है, कि अनटिल अनलेस कि हम उसको रिपोर्ट बना के फिर से पब्लिश ना करें। तो कंपनियां क्या चाहती हैं कि ऑटोमेटिकली वो शेयर पॉइंट से इंटीग्रेटेड हो, शेयर पॉइंट पे ही जाके वो अपना सारा डैशबोर्ड रिजल्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पब्लिश करता रहे, और वहीं से कोई बंदा लॉगिन करके शेयर पॉइंट पे डायरेक्टली वो एक्सेस कर पाए, देख पाए चीजों को।
समथिंग। तो ये सारी इंटीग्रेशंस बहुत आसानी से हम यूआई पाथ में कर सकते हैं। बट ये सारी इंटीग्रेशन की इवन ये इनके पास ये भी नहीं है, प्लगइन्स भी नहीं है। अभी आया कि नहीं आया, बट अभी पिछले 1 साल पहले तो नहीं था दोनों के पास। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली तीनों बेस्ड ऑन यूजेस हैं कि आप कैसे बना सकते हो, कैसे डिजाइन करते हो फ्लो को, तो उस हिसाब से वो रिलायबिलिटी होगी कि आप ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह कितने अच्छे से आप यूज करके चल सकी हो। प्राइसिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस, किसी भी टूल को डिजाइन कर या किसी भी टूल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला फैक्टर यही इन्वॉल्व होता है कि कॉस्ट। तो कॉस्ट के हिसाब से देखें तो यूआई पाथ सबसे ज्यादा चीपर है इन कंपेयर टू ब्लू प्रिज्म। ब्लू प्रिज्म का एवरेज कॉस्ट वैसे $10,000 है पर ईयर का, बट अगर लार्ज स्केल पे आप लाइसेंसेस वगैरह खरीदते हो तो अराउंड 6, 7, 8, तो बेस्ड ऑन पूरा बार्गेनिंग पे होता है ये चीज़, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती इन सारे टूल की। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है और आप उससे बोलते कितना हो कि कितना लाइसेंस हमें बल्क में चाहिए, कितनी हमारी यूजेज है। तो बेस्ड ऑन उनके बेनिफिट के ऊपर है कि वो 6,000 से लेके 10,000 के बीच में कोई भी परचेज आप कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स, सिंपल है, राइट। तो ब्लू प्रिज्म मैक्सिमम 6 to 10 तक रेंज को सपोर्ट करता है, जबकि वही सेम चीज आप यहाँ पे यूआई पाथ में अप्रोक्सीमेट आपका 3 to 4,000 में आ जाएगा। तो मेरा जो था, मेरे तो और भी कम में आया था, अराउंड $2,700 में हमने ले लिया था, राइट। तो डिपेंड करता है ये भी, और इसका भी जो कॉस्टिंग है वो मोर देन दैट ही है। इसका मुझे वैसे प्राइसिंग का नहीं पता ऑटोमेशन एनीवेयर का, बट इसका भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 5 to 6,000 ही है। मतलब ब्लू प्रिज्म से सस्ता है बट ये, और लेकिन यूआई पास से महंगा है। अब फर्स्ट थिंग आई, लाइसेंस कॉस्ट की बात करते हैं। तो ऊपर की जितनी चीजें हमने देखी वो सारी की मोस्टली सारी चीजें अपने आप में कॉमन थी, जो कि सारे फीचर सबके पास थे। बट प्राइस के हिसाब से, क्योंकि अगर सारे टूल्स में सारे फीचर्स कॉमन से हैं, एक था सबसे बेस्ट पॉइंट कि ब्लू प्रिज्म यूआई पाथ के नॉन टेक्निकल बंदे भी काम कर सकते हैं आराम से, राइट। इसमें भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा उनको हैंड्स ऑन ज्यादा करना पड़ेगा। प्राइस वाइज सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि जो कि यूआई पास सबसे ज्यादा चीपर है, एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो ये तो था ऊपर के कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें सोच रहे थे। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सपोज करो कि आपको एक सर्टिफाइड डेवलपर बनना है आरपीए का, राइट। तो अगर आप ब्लू प्रिज्म सीखते हो तो पहली चीज, आपको 100% कैपेबिलिटीज नहीं मिलेगी, दो उसके पास भी 30 डेज 60 डेज के लाइसेंस अवेलेबल होते हैं कि 60 डेज 30 डेज का आप उसका डाउनलोड करके आप लर्न कर सकते हो। बट उसकी कैपेबिलिटीज, अगर सारे सर्टिफिकेशंस आपको उसके करने हैं तो हर सर्टिफिकेशन के कॉस्ट हैं उसके, राइट, और जो कि बहुत कॉस्टली है, $50 से स्टार्ट होता है मिनिमम। सेम वे ऑटोमेशन का भी है, लेकिन यूआई पाथ के सारे कम से कम 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस इसके पास है, आर्किटेक्ट लेवल तक का है इसके पास, राइट। तो सारे के सारे सर्टिफिकेशंस हैं इसके पास और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड आप मल्टीपल टाइम्स भी इसको दे सकते हो। एक बार नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं, दूसरे बार अटेम्प्ट कर लो। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ब्लू प्रिज्म में सर्टिफाइड होते हो तभी आपकी ब्लू प्रिज्म में जॉब लगेगी, ऑटोमेशन एनीवेयर में भी अगर आप सर्टिफाइड हो तभी प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलती है। और इन कंपेयर टू यूआई पाथ, अगर यूआई पाथ आप करके लेट से 3 से 4 सर्टिफिकेशन कर लो, बेसिक कर लो, डेवलपर लेवल का कर लो, आर्किटेक्ट लेवल का कर लो, मैं तो कहता हूँ 3 कर लो तो सबसे बेस्ट है। और तीनों जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हमारे पास हो गई तो हमें आराम से चीज़ें मिल जाएंगी जॉब, right? So this is the biggest advantage for the learner, for the job point of view. Clear? और थर्ड वन इज हो गया कि लाइसेंस सबके पास ही है, मतलब ऑटोमेशन एनीवेयर के पास भी फ्री है, कम्युनिटी एडिशन इसके पास भी है, यूआई पाथ के भी पास है, इसके पास भी 30 to 60 डेज के भी ट्रायल्स हैं जो कि हैं। और एक मैंने दूसरा, ब्लू प्रिज्म में आई थॉट नहीं है, वो देता नहीं आसानी से। देता है, उसको आप मेल करोगे बताओगे तो वो उसके मूड के ऊपर है, थोड़ा सा कन्विंस उसको, एग्जैक्टली उसको नहीं तो उसको थोड़ा सा पर्सनल मेल आईडी से नहीं करने का ना, तो उसके हाँ लिए वही क्या वही करने का, ऑफिशियल मेल आईडी से करो उसको मेल, और उसको थोड़ा सा गोली दो कि हमारे पास कंपनी में ऐसे ऐसे हमने सोचा है, और उसको अपना डेजिग्नेशन बताओ कि सीनियर लेवल का, ठीक है, कि मैंने ऑफिस में पीओसी बनाया है यूआई पाथ पे, ठीक है,
उसको ऐसे बताने का कि यूआई पाथ पे एक पीओसी बना के उनको दिया है, बट उनको मैंने सजेस्ट किया है ब्लू प्रिज्म के लिए, तो उन्होंने बोला कि सेम पीओसी ब्लू प्रिज्म पे भी करके दो तो हम लाइसेंस परचेस करेंगे, तो अराउंड हमें 10 to 12 लाइसेंस चाहिए ये वो। तो वो 1 महीने 2 महीने क्या 6 महीने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा। तो वो सिंपल सा आप एक्सटेंड कर सकते हो कि लेट से 30 days का लिया, फिर बोलो कि अभी हमारी पीओसी में ये है, ये करना है, वो करना है, तो वो हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो हाँ। सारी कंपनियां करती हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी, अभी यूआई पाथ का भी तुम कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करो, ठीक है, और आप हाँ। एक बनाओ, और लेट्स से कि अगर आपको उसको सर्वर पे रियल टाइम करके दिखाना है, तब भी हाँ। आप बिना परचेस किए हुए एक रियल टाइम डेमो बना के आप दे सकते हो, तो वो उसमें भी राइट। हेल्प कर देते हैं, क्योंकि इनको अपना लाइसेंस बेचना है, इनको अपने प्रोडक्ट बेचना है। तो ये सही बात। आपकी भी हेल्प करेंगे, अगर आपको जैसे रियल टाइम कोई चैलेंजेस भी आते हैं ना, तब भी ये आपकी हेल्प करेंगे कि ये चीज को कैसे करना है। राइट राइट राइट। तो लाइसेंस्ड प्रोडक्ट का एक ये इसी बात के तो ये पैसे ले रहे हैं, क्योंकि इनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज करने वाले हैं, और अनदर चीज ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सपोर्ट भी इनके लेते हैं, कि हम ये टाइप के प्रोसेस हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ स्टक हो रहे हैं, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। राइट 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 राइट। ठीक है, तो दिस इज द वन थिंग। एंड ये हमारे पास दूसरा एक टैब है जिसमें हमारे पास मोस्टली कई सारे ऑटोमेशंस जो यूआई पाथ और ये क्या बोलते हैं आपके जितने आरपीए टूल्स हैं जो पॉपुलर मार्केट में, उनके सबके मैंने लिस्ट ले रखे हैं, सबके आराम से मतलब कॉस्टिंग वगैरह और क्या क्या फीचर हैं, कौन कौन से इसके पार्टनर्स हैं कंपनीज, वो सारी हैं। ठीक है, तो ऐसे हाई लेवल कुछ इंटरनेट से हमने आरएनडी करके निकाल के ऐसे बनाया था, क्योंकि कंपनीज को दिखानी पड़ती है ना, अगर आपको टूल कोई दिखाना है तो कंपनीज को मैनेजर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बताना पड़ता है कि इसके पीछे देखो किस किस कंपनी का हाथ है, कौन कौन कंपनीज को यूज कर रहे हैं, ये सर्टिफाइड है या ब्ला ब्ला। अब बात करते हैं फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होती है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉस्ट, यूज और कंट्रोल्स, वेंडर एक्सपीरियंस एंड मेंटेनेंस सपोर्ट। तो सारे के सारे टूल में ही तो ये बेसिकली इन फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। तो मैनेजमेंट हमेशा यही फैक्टर इन्वॉल्व करेगा कि सिक्योरिटी किस टूल में कितनी है, सिंपल सी बात है। तो चूंकि सबका लाइसेंस्ड है, सारे अगर इंटरप्राइज के हिसाब से यूज करेंगे तो सबके सब लाइसेंस्ड है, तो सिक्योरिटी वेलनरेबिलिटी जो होती है वो सबका कॉमन ही होता है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो सिक्योरिटी मैटर करता है कि हमारा डेटा जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेटा कहीं और मिसयूज हो जाए समथिंग, राइट। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन होती है तीनों के तीनों के साथ, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो डेटा कहीं मिसयूज करें। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों के तीनों सही हैं, राइट। और ये आपका बात करें अगर कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट सबसे कम हमारा यूआई पाथ का ही है। कंट्रोल और यूजेस वो भी डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर आपका कि कौन सा टूल लेते हो और उसमें कौन सी सर्विस लेते हो, तो उसके हिसाब से वो कस्टमाइजेशन हमें मिल जाता है। वेंडर एक्सपीरियंस जो है वो पहले क्या था कि ये ब्लू प्रिज्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो गया था मार्केट में, तो ब्लू प्रिज्म का जो एक तरीके से देखा जाए वेंडर एक्सपीरियंस वो पहले बहुत अच्छा था, बट अभी की डेट में डाउन चल रहा है। तो मतलब होता क्या है ना कि कंपनी के पास जिसके पास जितना पैसा होता है उसके हिसाब से वो सर्विस देते हैं, तो वो अभी उनको आप देखोगे तो 24 आवर्स में कम से कम उनका रिप्लाई आता है, और नहीं तो कभी कभी 48 आवर्स का टाइट होता है। तो मिनिमम वो एग्रीमेंट साइन करते हैं कि 24 आवर्स में हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, बट वो घुमाते बहुत है कि इन टर्म्स ऑफ लाइक कि जैसे आपने रिक्वेस्ट रेज किया कि मुझे ये चाहिए, आपने मेल डाला उनको, तो फिर 24 आवर्स में उनका एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आएगा कि पर्टिकुलर यस वी आर वर्किंग ऑन दिस थिस वी विल गेट बैक टू यू। फिर पता लगा आप रिमाइंडर पे रिमाइंडर डालते हो, 2-3 दिन बाद में वो रिप्लाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये फीचर हमारे पास काम कर रहे हैं, ये हम आपको अपडेट करेंगे सुन, वो जल्दी आता नहीं। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर किस टाइप की रिक्वायरमेंट आपने उनसे मांगी है या किस टाइप का चैलेंजेस है वो। तो कभी कभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी हम लोग पिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेल डाल सकते हैं। तो मोस्टली क्या है कि यूआई पाथ के टर्म में अगर हम बात करें तो यूआई पाथ की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिटी स्ट्रांग होने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये शुरू से ही फ्री रहा है, तो फ्री होने की वजह से इसका बेनिफिट क्या बना कि इसको बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं, भले ही उनके पास आरपीए का जॉब हो या ना हो, कंपनी में हो या ना हो आरपीए में। बट कुछ लोग होते हैं ना लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मान लो आप लोग लर्न कर रहे हो,
अगर हम नहीं आरपीए में काम कर रहे हो मान लो, तब भी लर्न कर रहे हो, तो आप टेक्निकली सोच पाओगे कोई चीज और उसके बारे में काम करने की कोशिश करोगे, और उस टाइप के चैलेंजेस को आपने फेस किया, ठीक है, फिर आपने उसको अपने एंड पे सॉर्ट आउट किया। बट हो सकता है कि कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसने उस प्रॉब्लम को फेस किया और उससे नहीं हुआ, तो वो अपना पोस्ट कर दिया। तो हो सकता है कि आपको लगा कि अरे ये तो बहुत, हमने मेरे पास भी आया था बट हमने इसको ऐसे किया, तो आपने उसको खुद सजेस्ट किया, जबकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं था कंपनी के हिसाब से। तो इस टाइप की जो कम्युनिटी है वो आरपीए की, इसको यूआई पाथ की बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब अगर छोटी मोटी चीजें अगर आपको चाहिए हेल्प, तो तुरंत का तुरंत इंटरनेट पे सर्च करोगे, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जबकि ब्लू प्रिज्म और इसमें क्या बोलते हैं ऑटोमेशन एनीवेयर में ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा क्या बहुत कम है कंपेयर टू यूआई पाथ। तो क्योंकि अभी आज के डेट में हमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं। तो गूगल पे सबसे पहले सॉल्यूशंस मिलने चाहिए ना हमें। तो वो चीज जो है यूआई पाथ का सबसे ज्यादा स्ट्रांग एरिया है। एडिशनल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे मटेरियल भी खोजोगे, तो वो सबसे ज्यादा यूआई पाथ का ही आपको मिलेगा। और मेंटेनेंस और सपोर्ट वो टोटली डिपेंड करता है लाइसेंस एग्रीमेंट पे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा यूआई पाथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब एक चीज और है कि अब एक चीज, आप ये एक वेबसाइट है, इसको चल के देखते हैं। पता नहीं आप लोगों ने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। ये वेबसाइट ऐसा है कि अब अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट से कि एक कंपनी है मेरी, मान लो XYZ, और मैं पार्टनर हूं किसका, लेट से ब्लू प्रिज्म का। तो मैं प्रमोट किसको करूंगा, ब्लू प्रिज्म को, क्योंकि उसके मुझे पैसे मिलते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये सारी कंपनियां क्या हैं, ये यूआई पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर और ब्लू प्रिज्म, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करते हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसका साइट पॉपुलर है, या बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी ये ट्रिगर टारगेट करती हैं कि जिससे कि इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएं और बेनिफिट हो, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, इसकी नॉलेज लोगों को हो, पॉपुलैरिटी बढ़े, समथिंग ऐसा। तो ये जो साइट है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये इंडिपेंडेंट एक साइट है, तो इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट डेवलपर या कोई इंडिपेंडेंट कोई भी एम्प्लॉय जाके अपनी चीज़ों को शेयर कर सकता है वर्ल्ड वाइड। तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर आईटी सेंट्रल स्टेशन होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपको किसी भी टूल के बारे में, सिर्फ आरपीए से रिलेटेड नहीं है, इवन .NET PHP कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजीज है, कोई भी डिफरेंट टाइप का टूल है, तो वॉट एवर आपका जो भी आईटी एक्सपीरियंस पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, टूल या टेक्नोलॉजी से है, वो जाके यहाँ पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हो या अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हो, समथिंग। तो यहाँ पे देखो, लॉजिकली एक कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, तो सबसे पहले हमने लेट से कंपेयर करते हैं, अब यहाँ पे देखो लॉजिकली एक तरीके से देखो, ऑटोमेशन एनीवेयर और यूआई पाथ। तो बेस्ड ऑन दिस रैंकिंग के हिसाब से देखो, तो यूआई पाथ जो है सबसे टॉप पे है आज के डेट में। जबकि अभी आप गूगल पे जाके देखोगे, बहुत सारी अलग वीडियोस देखोगे, तो सबके अलग अलग मोटिव निकलेंगे। बट ये लेटेस्ट ट्रेंड है इस साइट का, कि जिसमें ये आपको खुद बताता है कि किसके बिहाफ पे। तो इसके व्यूज देखो तो ऑलमोस्ट ऑटोमेशन एनीवेयर और ये यूआई पाथ के लगभग इक्विवेलेंट है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि ऑटोमेशन एनीवेयर के पास भी कम्युनिटी एडिशन है। तो दोनों ये मतलब जैसे जैसे यूआई पाथ अपने फीचर्स ला रहा है, सेम टू सेम फीचर्स ऑटोमेशन एनीवेयर भी डेवलप करता जा रहा है, राइट। बट बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स लाइक व्यूज की बात करें तब भी ये ज़्यादा है, कंपैरिजन की फैक्टर की बात करें तब भी इसको ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, टोटल रिव्यूज़ भी इसके पास हैं, और पर रिव्यूज़ समथिंग ऐसे। तो रेटिंग ओवरऑल अगर देखें बेस्ड ऑन सम फैक्ट की अगर हम बात करें, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि प्राइसिंग एंड कॉस्ट एडवाइस, सारी चीज़ें यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो, कॉन्स मतलब प्रॉज एंड कॉन्स के बिहाफ पे। तो यहाँ से जाके आप पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हो कि विच वन इज मोर बेटर। तो इसके हिसाब से ये साइट
यूआई पाथ को टॉप रैंक देती है, मतलब फर्स्ट रैंक इसके हिसाब से यूआई पाथ के पास है। जबकि सेम चीज को अगर आप अब यहाँ से इसके पास जाओ ऑटोमेशन, तो ये दोनों की वीडियोस और इसके ब्ला ब्ला बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ से, जो फैक्टर्स ये इन्वॉल्व करता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो सारे चीजों को, ये फैक्टर को इन्वॉल्व करके ये कंक्लूजन निकालता है कि विच वन इज मच मोर रिलायबल और बेटर। तो इस साइट का मैं लिंक आपको पिंग कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। और ब्लू प्रिज्म वर्सेस ऑटोमेशन एनीवेयर में अगर कंपैरिजन करो, तो अभी पहले नंबर पे इसने दिखाया कि अभी पिछले 3 महीने पहले की बात है, तो 3 महीने पहले ब्लू प्रिज्म सेकंड नंबर पे था। अब देखो ऑटोमेशन एनीवेयर सेकंड पे आया। 3 या 4 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैंने इससे पहले वाला बैच एक बार लिया था। तो अब इन दोनों को करो, तो यहाँ से इन दोनों को कंपैरिजन में ये सेकंड पे है और ब्लू प्रिज्म थर्ड नंबर पे है। तो इस साइट पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर इस साइट का ट्रस्ट करके अगर आप मैनेजमेंट को भी दिखाते हो, तो वो ट्रस्ट किया जा सकता है इस पे, क्योंकि ये किसी एक बंदे की नहीं है, कि ये किसी एक टूल का पार्टनर नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक चीज को दिखाएगा, क्योंकि इसके पास एविडेंसेस होते हैं। इस पे कभी आप क्लेम भी कर सकते हो, क्योंकि इसने सारे फैक्टर्स भी आपको दिखा रहा है कि बेस्ड ऑन किस फैक्टर पे इसने चीजों को कंपैरिजन किया हुआ है। राइट, तो ये चार्ट भी हम दिखा सकते हैं मैनेजमेंट को along with प्रायर जो पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए थे। तो ये सारी चीजों के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि यूआई पाथ इज नंबर 1 टूल एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ अब हम बात कर लिया यूआई पाथ की। तो यूआई पाथ का लेट से हमने इंस्टॉलेशन वगैरह भी कर लिया। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद अब मैं बात करता हूँ, सिंपल सा यूआई पाथ को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आप चाहे जाके डबल क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते थे, या फिर सीधे सीधे प्रोग्राम से मैंने ओपन कर लिया। आप लोग का कौन सा वर्जन है? एक तो नया वर्जन पे डर ये भी लगता है कि कहीं अपग्रेड कर दें, पता लगा एग्जिस्टिंग चलना बंद हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, तो वो ये है 2024.0 बीटा है, ये बीटा 250। अच्छा, बीटा तो नहीं यूज करना चाहिए ऐसे भी। हाँ बीटा दिखा रहा है ये, या तो मैं दोबारा जो ओरिजिनल था मेरा पुराने वाला, वो उसका वर्जन बताता कोई हूँ नहीं, आपको। वैसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि हमेशा लर्निंग करने के लिए, जानते हो, लेटेस्ट सी चीज रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि इश्यूज आते हैं, जब इश्यूज आते हैं तभी मजा आता है। हम्म। ठीक है, तो यूआई पाथ जैसे हमने हाँ तो मेरा ओवरराइड कर दिया बेसिकली अब। तो यूआई पाथ जब हमने ये लॉन्च किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए बाय डिफॉल्ट, जो पहले प्रोजेक्ट्स हमारे पास बने हुए थे। तो यहाँ से हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ये लाइब्रेरीज हैं। तो प्रोसेसेस का मतलब ये हो जाता है कि पर्टिकुलर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो आपको एज ए प्रोसेस बनाना है कि एज ए लाइब्रेरी बनाना है। तो लाइब्रेरी बनाने का मतलब ये हो गया कि आप अपना खुद का लाइब्रेरी बना के पब्लिश कर सकते हो, कि कोई और दूसरा भी यूज कर सके उसको, समथिंग कुछ इस। या सिंपल प्रोसेस बनाना है कि जिसको करंट प्रोग्राम में हमें यूज करना है, समथिंग। और यहाँ पे आपके पास अलग अलग टेम्पलेट हैं इसके, कि और अब प्रोसेस बनाना है तो किस टाइप का प्रोसेस बनाना है, ऑर्केस्ट्रेटर प्रोसेस बनाना है कि बैकग्राउंड प्रोसेस, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो वो हम सिनेरियो बेस्ड ये डिसीजन लेते हैं कि कब किस टाइप के सिनेरियोज में हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस जब हम बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें ट्रांजैक्शनल प्रोसेस बनाना चाहिए वैसे इंडस्ट्री के हिसाब से, जब हमें एंड टू एंड कोई चीज़ अचीव करना है। बट अभी हम लर्न स्टार्ट करेंगे सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट से, प्रोसेस से। सर वो लाइब्रेरी और प्रोजेक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइब्रेरी मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है ना, और Okay. उस प्रोजेक्ट को तुम्हें
अपना प्रोजेक्ट तुम शेयर करना चाहते हो किसी दूसरे से। जैसे अभी यूआई पाथ के अंदर क्या है कि कैपजेमिनी ने कुछ यूटिलिटी डिजाइन किया था, राइट? और वो कैपजेमिनी ने कुछ यूटिलिटी बनाया था कि जो कि यूआई की पाथ के पास नहीं था, तो उसने अपना कस्टमाइज यूटिलिटी बनाया और वो कम्युनिटी एडिशन में डोनेट कर दिया कि कोई अदर कंपनी का भी बंदा उसको यूटिलाइज कर सके। तो वो पब्लिश कर दिया लाइब्रेरी में, तो वो क्या हुआ कि उसको हम भी यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके, ऐसे फीचर्स। तो सेम वे यहाँ से लाइब्रेरी बनाने का मतलब हो गया कि जब प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो एज ए लाइब्रेरी बनाने का मतलब ये हो गया कि एज ए लाइब्रेरी उसको कोई दूसरा भी यूज कर सकता है, हम उसको पब्लिश कर दें या उसको हम अपने ही प्रोजेक्ट में रीयूज कर सकते हैं। ओके तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट मतलब एक सपोर्टिंग लाइब्रेरी, जैसे अगर कोई भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आपको बताओ, मैं उसमें समझाऊं थोड़ा सा। .NET डॉट नेट। तो लेट से अगर डॉट नेट की बात करें तो डॉट नेट में अलग अलग पैकेजेस होते हैं ना, कि लेट से एमवीसी फ्रेमवर्क है, या फिर अगर आपको एचटीएमएल के कुछ यूआई कंपोनेंट्स आपको डिजाइन करनी होती है तो उसकी बनी बनाई एक लाइब्रेरी आती है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप फॉर्म बना लेते हो। हाँ करेक्ट तो उसके लिए आपको अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो पहले से डॉट नेट का एक प्रोजेक्ट बना हुआ था एज ए लाइब्रेरी, वो आप एडेड है डॉट नेट के अंदर मतलब DLL समटाइम्स। राइट, डीएलएल फाइल एक एडेड है। तो वही एग्जैक्टली जो डीएलएल फाइल है वही एक लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे भी इसको लाइब्रेरी बोलते हैं। अभी ये जावा के टर्म में हम जार बोलेंगे, ठीक है? तो ये हमारी एक तरीके से लाइब्रेरी हो जाती है। तो आपको लाइब्रेरी बनाना है तो एक प्रोसेस को भी बाद में भी जाके लाइब्रेरी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्रोसेस बनाया तो प्रोग्राम्स कुछ बनाए, वो चल रहे थे सब कुछ मस्त पहले शुरुआत में, फिर बाद में आप चाहते हो कि उसको अब एज ए लाइब्रेरी पब्लिश करना है तो कर सकते हैं। ओके स्टार्टिंग में ही डिसाइड नहीं कर लेने का कि हमें लाइब्रेरी बनाना है, तो इस स्टार्ट आप हमेशा प्रोसेस से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये सेकंड है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से टीम है, तो टीम का मतलब ये हो जाता है कि बेसिकली कि आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, तो हमेशा हम जब प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो एज ए टीम काम करते हैं। तो लेट्स से कि आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके एक्स मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, वाई मॉड्यूल पे आपका दूसरा टीम काम कर रहा है और जेड पे तीसरा बंदा काम कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑनशोर ऑफशोर मॉडल में काम कर रहे हो, कि हमने कुछ काम करके यहाँ से ऑनशोर ऑफशोर से गए, ऑनशोर वाला बंदा उस टाइम पे वहां से पिक करेगा और वहां से काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस टाइप की चीजों के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट टीम का, जिसमें हम प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं। तो अगर आप डॉट नेट की एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पास डॉट नेट की पूरी विजुअल स्टूडियो का कंबाइंड पैकेज आपके पास है, तो आप टीएफएस यूज करके टीएफएस पे बना सकते हो। या इन हाउस आपके पास पर्टिकुलर पड़ा हुआ है जो बोलते हैं एसवीएन सर्वर, आप इन हाउस क्रिएट कर सकते हो, तो वहाँ पे आप एसवीएन यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप गिट यूज कर सकते हो। तो गिट के दो फ्लेवर्स होते हैं, गिट लैब होता है जो ऑफिशियल यूज के लिए होता है, जो पेड होता है, और ओपन सोर्स भी गिट आता है, गिट हब जिसको बोलते हैं। तो उस पर भी पर्सनल यूज करने के लिए आप वहाँ पे भी क्लोन कर सकते हैं। तो बट यहाँ हम सारी बात ऑफिशियली करेंगे, तो बट यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो गिट ही करेंगे, क्योंकि ये फ्री वर्जन होगा हमारे पास एटलीस्ट इसको CI/CD से इंटीग्रेट वगैरह करने के लिए। बट अगर आप कंपनी में काम करते हो तो यू कैन यूज द बेस्ड ऑन योर टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबिलिटी। एसवीएन और टीएफएस सबका तरीका एक ही है, पुश करना है, कोड को पुल करना है, चेकआउट करना है, बस ठीक है, मर्ज करना है। ब्रांच की स्ट्रेटजी सबकी कॉमन ही होती है, ठीक है। ये आपके टूल्स आते हैं सेक्शंस, जिसमें आपका कौन कौन से यूआई पाथ एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल कर रखे हैं या करना है आपको। तो जैसे अगर आपको फायरफॉक्स पे काम करना है, क्रोम पे काम करना है, तो इन सारी चीज़ को आपको यहाँ से इन सबके प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सिट्रिक्स पे काम करना है, एक सिल्वर लाइट पे, राइट। तो ऐसे आपको ये प्लगइन्स चाहिए होते हैं। और यहाँ से आ गई आपकी सेटिंग। सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेटिंग में क्या करना होता है कि जैसे जैसे वही बात किया मैंने कि कोई लाइब्रेरी पे काम करना है, लेट से जैसे आपको सिट्रिक्स पे काम करना हुआ, या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना है, या आपके पास कोई ऐसे टूल है, लेट से सैप पे काम करना है, या मेन फ्रेम को इंटीग्रेट करना है, समथिंग कुछ डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज है जिसको हमें इंटीग्रेशन में डालना है इसके साथ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सेटिंग में जाके मैनेज सोर्सेज में, एक तो ये लोकल सेटिंग हो गई आपकी पहली चीज। तो लोकल सेटिंग में मतलब आप कहाँ कहाँ पे आपका ये सारी चीजें सेव हो रही हैं वो है। लाइसेंसेस के प्रोफाइल्स यहाँ से आ जाएंगे, लोकेशंस आप दे सकते हो कि प्रोजेक्ट का पाथ वगैरह क्या हो जाएगा। डिफॉल्ट डिजाइन व्यू आपकी ये है कि पर्टिकुलर कितना ये डिले वगैरह लेगा एग्जीक्यूशन का, ये सारी चीजें ये ऑन द गो हम पता चल जाएगा।
एक होता है जनरल, इसमें से एक ऑप्शन वो भी था जो कि यहाँ से हटा दिया, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। लाइब्रेरी का, तो शायद स्टार्ट करने के बाद वो मैनेज पैकेजेस के अंदर आता है अभी वो। तो यहाँ पे भी उसका ऑप्शन आता था पहले। सेटिंग्स में भी हम जाके उसको सेट कर सकते थे, प्लगइन्स वगैरह जो डिफॉल्ट हमारे पास है कि नहीं है। और हेल्प में इसका यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ इसका हेल्प में है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फोरम्स इसके कौन कौन से हैं, वहाँ पे जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स को पोस्ट कर सकते हो। तो ये इसके यहाँ से ये सारे ऑप्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो एक न्यू प्रोसेस बनाते हैं। तो प्रोसेस का नाम लेट से दे देते हैं कि ब्लैंक प्रोसेस, प्रोसेस 1। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका ये लोकेशन पूछेगा कि पर्टिकुलर ये जो भी आप बनाने जा रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, या जो भी आप ये वर्क स्पेस मतलब आपका सेव कहाँ होगा, ये सारा एक तरीके से कोड वगैरह जो है या इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेव कहाँ होंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन यूआईपाथ का लेता है, तो इसको आप कहीं पे भी दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको देता हूँ RPA न्यू RPA, आज का डेट क्या है? अप्रैल 2020। सेलेक्ट फोल्डर, तो हमारे सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर सेव होंगे। क्रिएट, तो ये आपका ब्लैंक ऐसे ही ओपन होगा ये प्रोजेक्ट। तो ये मैं इसकी बात कर रहा था, मैनेज पैकेजेस का, वो ऑप्शन वहाँ पे भी था, हट गया अब। तो यहाँ से आप क्लिक करके जाके वो डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज जो थी उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके इसमें राजेश एक और फीचर है विच इज सेइंग यहाँ पर आपका स्टार्ट मेन्यू में हाँ विद इन हाँ, यूआई स्टार्ट में मेरे को दिखा रहा है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट ऑटोमेशन आल्सो अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस एंड लाइब्रेरी। अच्छा और ऑप्शन दे रहा है टेस्ट ऑटोमेशन स्टार्ट विद अ ब्लैंक प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ न्यू टेस्ट प्रोजेक्ट आफ्टर लाइब्रेरी। ये क्या ऑप्शन है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो वो टेस्ट ऑटोमेशन भी जो है ना, वो कुछ नहीं है एज इट इज। वो एक फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक आर्किटेक्चर पहले से डिजाइन करना हाँ चाहते हाँ हो हाँ हाँ, तो करेक्ट उसके करेक्ट। लिए वो है। तो वो इसके अंदर भी आता है, लेकिन वो हम जाके सर्वर लेवल पे करते हैं बेसिकली। ठीक है, हम्म तो वो एक कॉन्सेप्ट है वो भी। तो वो बाद में भी हम प्रोसेस से लाइब्रेरी, जैसे प्रोसेस से लाइब्रेरी बनाते हैं तो लाइब्रेरी से हम वो भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सिंपल सा। तो वो कोई अच्छा। ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट एक ऑप्शन दे दिया है हम्म बस, और कुछ नहीं। तो हमें बट स्टार्टिंग प्रोसेस से ही हमेशा करना है, तो डायरेक्ट उस पर जंप नहीं करना उस पे। वो एक तरीके से जैसे यहाँ से हम करने जाते हैं तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच हम यूज करने जा रहे हैं, और वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, हम्म। सिंपल ऐसे। तो हम कहाँ पे थे, बैक जाओ। तो ये हमारा इसका होम विंडो आ गया। तो होम विंडो में यहाँ पे ऑप्शंस क्या है आपके पास, सबसे पहले देखो होम पे आप जाते हो तो होम पे ये सारे ऑप्शंस आते हैं कि पर्टिकुलर जो हमने ऑलरेडी देखे। फिर ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन यही आपका बेसिकली यूआई पाथ स्टूडियो है, जहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। तो इसके अंदर सेव टेम्पलेट्स है, डिबग रन करने का ऑप्शन आपके पास आता है। फिर कट कॉपी पेस्ट अगर कुछ भी करना है जो सारे टूल्स में होते हैं। मैनेज पैकेजेस में आप प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो। यहाँ से आपके पास रिकॉर्डिंग ऑप्शंस आते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी मल्टीपल टाइप से आप कर सकते हो, बेसिक, डेस्कटॉप, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। और ये होता है स्क्रीन स्क्रैपिंग, जिससे आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स अगर आपके पास है, लेट से एक पीडीएफ भी है और आपके पास डेस्कटॉप बेस्ड कोई एप्लीकेशंस है,
या आपके पास कोई इमेज है, राइट, उन सब से डेटा वगैरह अगर रीड करना है तो आप स्क्रीन स्क्रैपिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट जैसे आप डाटा स्क्रैपिंग है, डेटा स्क्रैपिंग में क्या होता है कि जैसे किसी वेबसाइट से डेटा हमें रिट्राइव करनी है, राइट, तो वहां से हम डेटा स्क्रैपिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी यूजर इवेंट हम बना सकते हैं, यूजर इवेंट को कॉल कर सकते हैं। ये हमारा है यूआई एक्सप्लोरर। यूआई एक्सप्लोरर में क्या करते हैं कि यूआई की जो एलिमेंट्स होती हैं, कि जैसे मान लो हमारे पास कोई बटन है, कहीं हमें कुछ लिखना है, कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ भी यूआई से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन, क्लिक करना है, कट करना है, या फिर ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो समथिंग, तो अगर उनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो डायनेमिकली चेंज हो रही हैं, तो वो सारा कंट्रोल हम यूआई से करेंगे। तो एक तरीके से यूआई ऑटोमेशन, जो टेस्ट ऑटोमेशन का जो फीचर होता है, वो पूरा का पूरा ये यूआई ऑटोमे एक्सप्लोरर में आता है। यहाँ एक ऑप्शन देते हैं कि वेरिएबल्स अगर बनाते हैं तो अगर डायरेक्ट सारे जो अनयूज्ड वेरिएबल है इकट्ठा रिमूव करना है तो कर सकते हैं। ये एनालाइज फाइल्स हैं कि प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम वैलिडेट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में हम ये यूज़ करेंगे कि जब हमें पब्लिश करना है कोड सर्वर पे, हाँ, तो फिर कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल व्यू हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें काम क्या करना है, हमारा इन टारगेट क्या होगा सबसे पहले काम करने का। थोड़ा सा मेरा काम करने का पैटर्न चेंज है। तो हमारा जो पैटर्न होगा काम करने का वो ये होगा कि हमें सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस पे काम करना होगा। कि जैसे हमारे पास देखा जाए लॉजिकली मार्केट में, तो हमारे पास विंडोज़ होती हैं, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं जिनको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। दूसरी होती हैं वेब बेस्ड, और तीसरी होती हैं एपीआई बेस्ड। तो ये 3 टाइप के मेनली एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें हमें काम करना होता है। तो हमें ये 3 टाइप के एप्लीकेशंस पे काम करना है, और एक्चुअल काम करते करते हमें साथ में लॉजिक्स पे भी फोकस रखना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि किसी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस पे काम कैसे करना होगा, कि विंडोज पे कैसे काम होता है, वेब पे कैसे काम होता है, या बैकग्राउंड में जो एपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस है जिनके कुछ भी नहीं है फ्रंट एंड पे, जैसे बैक एंड डेटाबेस वगैरह, या किसी एपीआई को इन्वोक कैसे करना है, वो सारी चीज। और साथ के साथ सब में लॉजिक्स क्या क्या यूज होते हैं, कि विंडो बेस्ड में एप्लीकेशंस में लॉजिक कैसे यूज होता है। कुछ तो लॉजिक कॉमन ही होंगे, बट कुछ एप्लीकेशन स्पेसिफिक भी लॉजिक्स होती हैं, जैसे फंक्शंस याद करके रखना। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमारा एंड ऑफ द कोर्स हमें 3 चीजें करनी है सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो ये चीज कि साथ के साथ हमारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए, जिससे कि हम आराम से इंटरव्यू क्रैक कर पाए, राइट। दूसरा, हमारे पास रियल टाइम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सोच पाए और स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कैसे करना है, वो प्रोसेस डिजाइन कर पाए। ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारा फोकस है कि हम सर्टिफिकेशन सारी क्लियर कर पाए, क्योंकि सर्टिफिकेशन क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सर्टिफाइड हम नहीं हो पाए तो प्रॉब्लम है, फिर सीखने का फायदा क्या। तो सर्टिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा, इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा, कि किस टाइप के सिनेरियोज पे हम फोकस हमें ज्यादा रखना है, राइट। और तीसरा जो है एंड टू एंड में, कि कॉन्फिडेंस अंदर कैसे आएगा आपके अंदर, कि हमें सब कुछ आता है, हम सोचते कैसे हैं, सोचने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा सा इस मोड में हम काम करेंगे। तो अब इस मोड में काम करने के लिए तो जस्ट मैं अभी आपको बताता हूँ कि पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को कैसे काम करते हैं। तो ऐसे एज इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है ये, अभी रियल टाइम शुरू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट ऐसे बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी इस फीचर को मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के बारे में समझाता हूँ, और यही रिकॉर्डिंग ना करके फिर बताता हूँ। तो आपको एक बार रिकॉर्डिंग करना है तो सिर्फ आज के डेट में या कल तक आप रिकॉर्डिंग यूज करोगे, और फ्यूचर में फिर हम कभी रिकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये सबसे छोटा सा काम है, तो इसलिए सबसे पहले कर लो, जिससे कि क्योंकि बाद में करना नहीं है हमें। तो लेट्स से कि हमें किसी एप्लीकेशन में लॉग इन करना है। तो लेट्स से ये हमारा एक एप्लीकेशन है। अभी मैं वेब सिनेरियो आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक वेबसाइट है। तो वेबसाइट में मुझे लॉगिन ऑपरेशन करना है और लॉग आउट करना है, तो हम क्या करें इसके लिए। तो सिंपल सा यहाँ से क्या करना है, रिकॉर्डिंग में जाओ और लेट से ऑप्शन चूज करो वेब। अब वेब में चूज करें तो वेब में सीधे सीधे आप जाके डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्डिंग एक तो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सिंपल सा रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके क्लिक किया, और फिर अब यहाँ से क्लिक करने के बाद अब अपने को यहाँ टाइप करना है। तो
एडमिन टाइप किया, फिर पासवर्ड में क्लिक किया, फिर एडमिन टाइप किया और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक किया, राइट। और फिर जाके मैं यहाँ से लॉगआउट पे क्लिक किया और लॉगआउट हो गया। अब हमें अब यहाँ से एस्केप बटन को प्रेस कर देना है। एस्केप बटन को जैसे प्रेस करोगे फिर सेव एंड एग्जिट करो, तो अपने को यहाँ पे देखना है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस ही नहीं बनाया था मैंने, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइगर एप्लीकेशन था, वी टाइगर एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग लॉगिन रिकॉर्डिंग। तो ये हमारा पर्टिकुलर ये वर्क स्पेस है, इसके अंदर हमारा इस लोकेशन पे ये सेव होने जा रहा है ये प्रोजेक्ट। तो जस्ट हमने एक प्रोजेक्ट है और वर्क स्पेस बनाया था, अब वर्क स्पेस के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये हमारे ऑप्शंस आ गया। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से हमने ये सारे ऑप्शंस किए, तो ये सारे स्टेप्स को एक एक करके ये रिकॉर्ड किया। तो जितने भी स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टेप को इसने रिकॉर्ड किया। तो सब पे यहाँ पे अगर ध्यान दो आप, तो सबसे पहले इसने, क्योंकि आप लोग को शायद थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया पहले से ही है, तो यहाँ से ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा किसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई। तो प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या हुआ, सब पे सिर्फ क्लिक ऑपरेशन इसने यूज किया। तो मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट में सिंपली क्लिक ऑपरेशन यूज किया, जबकि टाइप करने का कोई भी ऑप्शन इसने नहीं लिया। तो अगर इसको आप रन करोगे तो कभी भी ये किसी फील्ड में टाइप नहीं करेगा, क्योंकि सब पे सिंपली ये क्या कर रहा है, क्लिक ऑपरेशन कर रहा है। तो रिकॉर्डिंग में अब यहाँ पे प्रॉब्लम अपने साथ क्या हुई, अब उसको समझते हैं। क्योंकि जनरली हमने क्या किया, सिंपल सा रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, बट तरीका क्या होता है इस पे काम करने का वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने फिर से डिलीट किया, वेब को भी डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं और सीधे सीधे हम सीक्वेंस यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करते हैं। तो लेट्स से अब फिर से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए वेब ऑप्शन चूज किया, और सबसे पहले हमें इसको बताना होगा कि कौन सा ब्राउजर है हमें, क्योंकि ब्राउजर भी तो हमें ओपन करना है। क्योंकि रिकॉर्डिंग जब होगी तो जब स्टार्टिंग से प्रोग्राम हम रन करेंगे तो वो अपना इंस्टेंस भी अपना खुद का ओपन करे, राइट। तो इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से जाके इसको बताना है कि पर्टिकुलर स्टेप वाज नॉट रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, ओपन ब्राउजर। यहाँ से जाके हमने क्लिक किया, नहीं ले रहा, कोई नहीं। इसको बंद करो, मल्टीपल टैब्स। फिर से मैंने क्या किया, लेट्स से क्रोम ओपन किया और यहाँ पे लोकल होस्ट, ये एक एप्लीकेशन है लोकल होस्ट पे जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है, राइट। तो इसको आप चाहो तो वेब की प्रैक्टिस करने के लिए लोकल पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसका भी स्टेप मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग पे जाओ, वेब, ओपन ब्राउजर। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, तो यहाँ से ये यूआरएल बोल रहा है कि यही है, ओके कर दो। तो अब यहाँ से अगर सेव एंड एग्जिट कर दो आप, तो ये देखो एक एक्टिविटी इसने इंस्टॉल ले लिया। हेलो, आवाज आ रही मेरे? आ रही है। हेलो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से अब ये ऑप्शन क्या करेगा कि ये क्या करेगा, जब भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो अब सपोज करो कि इसको अब मैं अगर रन करने जाऊँ तो ये इसका काम क्या है कि ये हमेशा ब्राउजर को लॉन्च कर देगा। तो ब्राउजर ओपन करेगा और ओपन करके ये यूआरएल रन करे, मतलब ये यूआरएल नेविगेट करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसको रन करूँ तो ये देखो ये ब्राउजर ओपन करेगा और इसको नेविगेट करेगा। तो यहाँ से इसने क्या किया, ब्राउजर आराम से ओपन कर दिया और नेविगेट भी कर दिया। बट अगर हमें चाहिए कि इसको चेंज करना है, कि अभी मैंने रिकॉर्डिंग क्रोम पे किया, बट इफ यू वांट टू चेंज द ब्राउजर, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास होता है ब्राउजर टाइप, कि हम आई पे काम करना है, कि फायरफॉक्स पे करना है, कि क्रोम पे करना है, कि एज पे। ये सारे ब्राउजर्स को काम करता है। बट अभी मेरे एंड पे ये सारा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने इसका प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन अगर आपके एंड पे हो सकता है कि ये डिटेक्ट ना करे,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, होम पे जाना होगा और टूल्स में जाके सबसे पहले यहाँ से क्रोम का एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, नहीं तो आपके सिस्टम में क्या होगा कि ये पहले आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करके, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, फिर जब क्रोम ब्राउजर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा इनेबल एक्सटेंशन करके, तो उस एक्सटेंशन को आप इनेबल करोगे तभी आप क्रोम में काम कर सकते हो, राइट। तो सिमिलर मैनर अब हमने यहाँ पे क्या किया कि यूआई पाथ ओपन किया, अब यहाँ पे ये ब्राउजर ओपन हो गया। अब इस ब्राउजर के अंदर लेट्स से कि मुझे क्या करना है कि लॉगिन एक्शन परफॉर्म करना है। तो लॉगिन के लिए सिंपल सा, तो आपको सिर्फ सोचना है कि क्या करना है। तो लेट्स से कि मुझे कुछ टाइप करना है यूजर नेम में, तो सिंपल सा आप यहाँ पे टाइप करो। ठीक है, तो टाइप करो, तो ये टाइप करके ऑप्शन देता है टाइप सिक्योर टेक्स्ट की टाइप इनटू समथिंग। तो यहाँ से हमें क्या करना है, टाइप इनटू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड से हम कर सकते हैं। तो जैसे पासवर्ड है तो उसके लिए सिक्योर यूज करना है, यूजर नेम है तो उसके लिए टाइप यूज करो। तो टाइप भी कीबोर्ड से भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल और भी तरीके हैं इसके करने के, आगे एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ से जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ से ये ऑप्शन पूछा इंडिकेट एलिमेंट इनसाइड योर ब्राउजर। तो आप ब्राउजर को बताओ, ये पूछ रहा है कि पर्टिकुलर कौन से एलिमेंट में क्या टाइप करना चाहते हो। तो यहाँ से आप क्लिक करो, तो क्लिक करोगे जब तो ये एप्लीकेशन आपको दिखने लगा। तो अगर मान लो इन केस आपको एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है तो पहले आप क्या करो, एस्केप प्रेस करो, पहले एप्लीकेशन ओपन कर लो, तो एप्लीकेशन दिखता रहे जैसे यहाँ पे है समथिंग। बात समझ में आ रही? तो पहले एप्लीकेशन ओपन कर दो तो जिससे बाय डिफॉल्ट क्लिक करे तो फोकस इस पे आए। तो फिर से यहाँ से क्लिक करो इंडिकेट, अब बाय डिफॉल्ट फोकस आया, तो यहाँ से हमें ये हमारा यूजर नेम का फील्ड है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो ये इसको डिटेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या टाइप करना है, यहाँ से डबल कोट में डालो। तो यूआई पाथ में क्या होता है कि कुछ भी आपको कोई भी स्ट्रिंग टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, तो आप हमेशा डबल कोट यूज करना है। तो इसका डिफॉल्ट है, ये है यूजर नेम, मतलब यूजर नेम क्या है, एडमिन। इसने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे सिक्योर टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसका एक अगला स्टेप हमने सीधे सीधे यहाँ पे पेस्ट किया और इंडिकेट एलिमेंट किया। नाउ दिस इज द पासवर्ड, और अब यहाँ से पासवर्ड का ऑप्शन आया। तो पासवर्ड में अब क्या है कि यहाँ से सिक्योर है ये सारी चीजें, तो सिक्योर टेक्स्ट आपको यहाँ से डालना पड़ेगा। तो लेट्स से एडमिन, तो इसको हम इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एक ऑप्शन में भी एरर आ रहा है, तो परमिशन 2 बार हो गया। तो एक चीज और याद रखो कि जब आपके पास प्रोजेक्ट में जब भी कहीं पे एक्सक्लेमेशन आए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आए, तो समझ लेना कि इस प्रोजेक्ट में अभी एरर है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करने के लिए इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि एरर थ्रो कर रहा है, तो मतलब एरर है यहाँ पे, ये अभी फिक्स नहीं हुआ। तो जब तक ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं चला जाएगा तब तक ये एरर है, और जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे आप कंट्रोल लेके जाओगे तो एरर बताएगा कि क्या मिसिंग क्या है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं 1 or more चिल्ड्रन हैव वैलिडेशंस एरर एंड वार्निंग। तो इसके साथ क्या है कि जैसे अगर हम इसको क्या बोलते हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, तो पासवर्ड का टाइप भी हम यहाँ से इसको कर सकते हैं कि पासवर्ड का जैसे हम इनक्रिप्शंस के लेयर भी यहाँ पे हम अपने सेट कर सकते हैं कोड से, कि 32 बिट इनक्रिप्शंस करना है कि 64 बिट करना है, कि किस किस टाइप से हम MD5 इनक्रिप्शंस कर सकते हैं। तो इसकी लाइब्रेरीज भी हम इसकी डाउनलोड करके कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट टेक्स्ट पास कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सिक्योर से हटा रहा हूँ, क्योंकि वो प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जस्ट क्विकली करके दिखाता हूँ। तो इसको नॉर्मली सिंपल सा मैं एज ए टेक्स्ट ट्रीट करके लॉगिन करके दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ से जस्ट मैंने एडमिन टाइप किया और फिर हमें क्या करना था, क्लिक बटन पे क्लिक करना था। तो सिंपली हमने क्या करना है, क्लिक उठाओ, तो माउस क्लिक करना है कि किससे करना है, तो माउस क्लिक यहाँ से जाके क्लिक करो, इंडिकेट करो, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करो, दैट्स इट। तो यहाँ से कंट्रोल एस से प्रेस करो, सेव हो गया। अब यहाँ से सेव हो गया, तो यहाँ से प्रोजेक्ट में कहीं पे एक्सक्लेमेशन नहीं है, मतलब कहीं पे एरर नहीं है। अब सेम चीज को यहाँ से अगर हमें रन करना है, तो यहाँ से रन डेबग बटन पे क्लिक करो, तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये ब्राउजर भी लॉन्च किया और उसमें एडमिन से लॉगिन करने की कोशिश किया,
तो यहाँ पे देखो पहले से एडमिन एक बार लिखा हुआ था, 2 बार एडमिन टाइप कर दिया। तो बट ये तरीका क्या था कि यही ऐसे काम करने का तरीका। तो ये हमारा एक वेब एप्लीकेशन हो गया। तो वेब एप्लीकेशन में कुछ भी काम करना है तो क्योंकि हम काम हमेशा ब्राउजर से स्टार्ट करेंगे तभी वो वेब एप्लीकेशन होगा। तो ऑलवेज हमें ट्राई कहाँ से करना है, ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर ओपन करके डू में जाना है और डू में अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है। तो आज के लिए जैसे आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं, कोई काम आज आपको करना है, तो सिंपली आपको सिंपल सा एक सिनेरियो बनाना है। आपको फेसबुक ओपन करना है, facebook.com में जाना है और यहाँ से एक ये अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करके साइन अप कर दो, फेक ऐसे ही कुछ भी, जस्ट ये फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, या तो क्योंकि ये लॉगिन लॉग आउट है तो इसको छोड़ दो। सिंपल सा ये कि ये फॉर्म फिल करके देखना यूआई पास से कि ये फिल होता है कि नहीं होता है, या चैलेंजेस क्या आते हैं आपको, सिर्फ ये आपको नोटिस करना है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको मल्टीपल फील्ड्स मिल जाएंगे, ड्रॉप डाउन और रेडियो और बटन्स वगैरह। तो एक एडिशनल चीज आपको लर्न करने को मिलेगी। सिमिलर एक काम ये हो गया आपके वेब के लिए। दूसरा एक विंडोज के लिए सोचो कि विंडोज में आपको क्या करना है, एक डिफरेंट टाइप की चीज। तो विंडोज में कोई एप्लीकेशन ले लो, लेट्स से कि नोटपैड में ही कुछ राइट कर लो सिंपल सा। नोटपैड में अगर मुझे कोई चीज राइट करनी है कि हेलो हाउ आर यू, या दिस इज द फर्स्ट आरपीआई क्लास और समथिंग, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे सीधे एक न्यू सीक्वेंस बना लो फिर से। अब ये सीक्वेंस सेव रहेगा, तो लेट्स से राइट नोटपैड। तो आपको क्या करना है कि पहले नोटपैड को ओपन करना है, राइट। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है एक तो ओपन करने का। तो ओपन करने का आपके पास ऑप्शन होता है कि कोई एप्लीकेशन आपको ओपन करना है कि ब्राउजर ओपन करना है। तो दो ही टाइप की चीज होती है, तो एप्लीकेशन ओपन करना है या ब्राउजर ओपन करना है। तो सिंपली लेट से अगर आपको ये ओपन करना है, एप्लीकेशन ओपन करना है, तो यहाँ से इंडिकेट करो उसकी स्क्रीन। तो लेट से मुझे ये करना था नोटपैड, तो इसने नोटपैड को डिटेक्ट कर लिया। अब नोटपैड के अंदर कुछ आपको टाइप करना है, तो राइट टेक्स्ट। तो उसके लिए तो इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है हर चीज का एक बहुत सिमिलर सा है कि पर्टिकुलर कुछ भी आप कर सकते हो। तो जैसे राइट लिखो तो राइट करके राइट CSV का ऑप्शन आ गया। ऐसे राइट लाइन है तो राइट लाइन आप आउटपुट में कुछ भी राइट करना है तो वो कर सकते हो। ऐसे ही राइट टेक्स्ट फाइल है, तो यहाँ से ये इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि टेक्स्ट मस्ट बी कोटेड। तो यहाँ से आप ओपन दे सकते हो इसको कि पर्टिकुलर क्या टेक्स्ट राइट करना है। दिस इज, तो सारी चीज आपको डबल कोट में देनी है। तो यहाँ से आप दे सकते हो दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट नोटपैड, राइट। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि फिर से कि पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो अगर आप ये ओपन नोटपैड वाला ऑप्शन नहीं भी करोगे तो ये फीचर क्या करेगा, ये दोनों के दोनों काम अपने आप कर देगा, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल कोई दूसरा दे देता हूँ, अभी लेट्स से डेस्कटॉप पे एक नया फाइल बनाया 1 2 3 या n1.txt फाइल बनाया और सिंपल से ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। तो ये क्या करेगा, उसी फाइल में जाके ये राइट करेगा, राइट। तो यहाँ से जाके इसको रन कर दो, तो सिंपली ये जाके ये फाइल हमारी ओपन लॉन्चिंग का था, तो लॉन्चिंग में हमने तो वहां से कुछ किया नहीं, तो हमने सीधे राइट फाइल का कॉल किया। तो राइट फाइल को जस्ट जाके देखोगे तो कहाँ गया n1.txt, तो इसके अंदर ये चीज राइट कर देगा। तो मतलब चाहे फाइल ओपन हो या क्लोज हो, चाहे फाइल ओपन हो या क्लोज हो, ठीक है, तो इसमें एक काम को करने के मल्टीपल तरीके आपको हमेशा मिलेंगे। तो सबसे शॉर्टेस्ट वे हमें चूज करना है। तो जैसे अभी हम यहाँ से करने जा रहे थे कि पहले हम फाइल ओपन करें, ठीक है, नोटपैड फाइल को ओपन करें फिर जाके राइट करें। डजंट मेक सेंस कि 2 स्टेप हम क्यों लिखना। तो आपको यही चीज समझा रहा था मैं कि दो चीज हमें 2 स्टेप्स को अलग अलग करके नहीं करना है, हमें किसी चीज के शॉर्टेस्ट वे को करना है कि कैसे हम कर सकते हैं चीजों को। अब एक तीसरा एग्जांपल मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ क्योंकि मुझे अगला बैच है। तो लेट्स से सपोज करो हमारे पास
एक कैलकुलेटर बनाना है, हमें अपना खुद का एक कैलकुलेटर बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेट्स से एक नया सीक्वेंस बनाते हैं, एलसी क्रिएट करो, इन सबको लेट्स से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से एक सीक्वेंस ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो सीक्वेंस फ्लो चार्ट ये कब कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि सिर्फ सीक्वेंस हमें बनाते जाना है। फ्लो चार्ट के बारे में आगे बात करेंगे। अब ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर खुद पास करूँ और अपना डिजायर एक्शन भी पास करूँ, उसके बिहाफ पे कुछ कैलकुलेशन होके मेरे पास आ जाए समथिंग। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से खुद एक्शन पास करना है, तो उसके लिए लेंगे इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट डायलॉग लो और यहाँ पे हमने दे दिया उसको डायलॉग की एंटर लेट्स से फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे ये विंडो का नाम था फर्स्ट नंबर। अब ये दोनों का मतलब ये हो गया, कभी जब टाइटल आएगा ना, तो जो टाइटल उसका लिखा आएगा ये ऊपर वाला लाइन होगा और उसके अंदर टेक्स्ट ये लिखा आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। तो जब नंबर हम देंगे यहाँ से, तो ये जो नंबर आएगा बॉक्स में, जैसे इसको अगर मैं रन करूं तो ये नंबर मांगेगा। अभी अगर रन करूं तो ये एक पॉपअप आएगा, और ये पॉपअप कुछ इस टाइप से आया, देखो ऐसे। तो यहाँ से ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, वो यहाँ पे आ गया टाइटल, और ये जो दूसरा लिखा मैंने फर्स्ट नंबर, वो यहाँ पे आएगा। तो इसके हिसाब से हमें सोचना है कि क्या लिखना है हमें, राइट। अब यहाँ से लेट से अगर मैंने 10 टाइप किया, तो ये 10 जाके स्टोर कहाँ पे होगा बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे 10 स्टोर इसके अंदर नहीं होगा, तो वो 10 को हमें कहीं पे स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे इस सेक्शन पे क्लिक करना है और आउटपुट में जाना है और यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। तो हमेशा ये वैल्यू हमें वेरिएबल में ऐड करना होता है। तो यहाँ से जाके आप वेरिएबल में नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। तो वेरिएबल के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, कैसे बनते हैं और किस टाइप से बनाना चाहिए। और इवन वो, क्योंकि हम डेली बेसिस में यूज करने वाले हैं इन सारी चीजों को, तो अपने आप धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया num1 और उसका टाइप होगा इंटीजर। और यहाँ से स्कोप की वो कहाँ पे एक्सेस हो, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये इंटायर ये सीक्वेंस में एक्सेसिबल हो। या फिर सिंपल सा एक तो तरीका ये हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आपने दे दिया और फिर यहाँ पे जाके आप इसको असाइन कर दो num1। तो यहाँ से num1 में अब जो वैल्यू हम देंगे वो num1 में आ जाएगा। तो सिमिलरली मैं फिर से एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे लिया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो और फिर से दे दिया मैंने इंटर सेकंड नंबर। तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, और यहाँ से सारी चीजें डबल कोट में सेकंड नंबर। अब यहाँ से फिर से जाके आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा num2, या बेटर ऑप्शन इज डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो और शॉर्टकट होता है कंट्रोल के करो, तो ये अपने आप बना देगा। लेट्स से मैंने लिख दिया num2 एंटर, तो यहाँ से देखो वेरिएबल अपने आप num2 बन गया और असाइन भी हो गया। तो शॉर्टकट है ये सारी चीजों का। तो आगे चल के हमें बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट सीखने हैं कि फटाफट काम कैसे करेगा ये, क्योंकि इन सब चीजों में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे 2 वेरिएबल हुआ, तीसरा इनपुट बॉक्स हमने बनाया यहाँ पे कि एंटर एक्शन। तो एक्शन में लेट से हमें क्या करना है कि यहाँ पे इंटर एक्शन ऐड भेजो या सब भेजो या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समथिंग, आप इस टाइप के फॉर्मेट में आपको भेजना है। तो आपने क्या किया, ये तो 3 हो गए। तो इसको भी हमने क्या किया, इसका रिजल्ट हमने स्टोर कर लिया, लेट्स से कंट्रोल के और एक्ट, और यहाँ पे ये हमारा एक्शन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग में आएगा समथिंग। तो एक्शन आया, तो एक्शन आया या फिर एक्शन को हम डायरेक्ट इसके आउटपुट में भी, मतलब पूरा कैलकुलेटर बनाना है तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ, कि इफ में एक्ट इक्वल टू ऐड आएगा तो ये 2 ए num1 को num2 से प्लस करेगा, ऐसे सब आएगा तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा इसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो एक्शंस को मैं यहाँ से क्या किया, डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ से डायरेक्ट मैं राइट करा देता। तो राइट करने के लिए आउटपुट के लिए हम बॉक्स भी यूज कर सकते हैं या फिर हम राइट लाइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैसेज बॉक्स डाला और यहाँ से मैंने डबल कोट में दे दिया, लेट्स से सम करना है तो सम इज इक्वल टू प्लस num1 प्लस num2। तो इसको एक ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, एरर दे रहा है तो डॉट टू स्ट्रिंग, एरर चला गया। तो होता क्या है कि मैसेज बॉक्स में कोई भी चीज इनपुट बॉक्स में भी आती है तो वो स्ट्रिंग होती है, और यहाँ से जब आउटपुट में भी प्रिंट करते हैं तो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है। तो अब यहाँ से जब हम इंटर करेंगे तो देखो कुछ डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ से मैंने जब इसको किया रन, तो इसने पहला जो आउटपुट पूछा, लेट से मैंने पहला वैल्यू 5 पास किया, फिर दूसरा वैल्यू मैं 3 पास करता हूँ, तो लॉजिकली 8 आना चाहिए। तो इसने क्या किया, 8 दिया। तो यहाँ से अभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम थी कि अगर यहाँ से मैं इसको नम नहीं करता, जब मैंने इनपुट लिया तो यहाँ पे इसको नम कर दिया, इसलिए इसने ले लिया। अगर ये बाय डिफॉल्ट हम वेरिएबल क्रिएट किए होते तो ये स्ट्रिंग रहा होता तो ये कनकटनेट कर लेता। तो उस केस में हमें यहाँ पे कन्वर्जन लगाना पड़ता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। तो सिमिलर मैनर में अगर यही चीज हमें अभी मैसेज बॉक्स में आउटपुट मिला, अगर यही चीज हमें यहाँ के आउटपुट में चाहिए तो फिर कैसे आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा एक मेथड है राइट लाइन। तो राइट लाइन यहाँ से करो और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन आप डाल सकते हो कि पर्टिकुलर आपको क्या चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा आप रन कर दो। तो वही सेम चीज को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो पहला नंबर हमने दे दिया लेट्स से 10, दूसरा दे दिया 20, तो 30 आ गया, राइट। और यहाँ से आउटपुट में जाके देखो तो यहाँ सम इज इक्वल टू 30 भी आ रहा है। तो आउटपुट में भी अगर हमें प्रिंट करना है इस टाइप की चीजें तो हमेशा हमें 30 ऐसे। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, जब हम रियल टाइम पे प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो कोई भी चीज हम ये मैसेज बॉक्स में नहीं लेते, ना तो इनपुट लेंगे ना ही आउटपुट लेंगे, क्योंकि अगर ये रियल टाइम जब ऑर्केस्ट्रेटर वगैरह पे रन होगा तो वहां पे कोई बंदा थोड़ी ना होगा इसको इनपुट देने के लिए, राइट। तो ये तो वहां पे इस टाइम पे ये फेल होते हैं। तो इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें जनरली सिर्फ प्रैक्टिस करना है अभी, तो सारे जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, इसके कंडीशंस कैसे लगेंगे, केसेस कैसे लगेंगे, लूप कैसे लगेंगे, और सारे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अब इकट्ठा फिर कैसे पूरा का पूरा। तो जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाते हैं कि लेट से हमें सारे इवन ऑड नंबर चाहिए 1 से लेके 100 के बीच के, राइट। हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है, हमें पिरामिड प्रिंट करना है, ये सारी चीजें। तो वो क्या करते हैं, उनके हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्राम लिख के उसका आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हमें अचीव तो इनमें भी करनी है क्योंकि वही हमारे लॉजिक्स है, लेकिन यहाँ पे बिना प्रोग्राम लिखे करना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, एक बार इसको समझना। क्योंकि प्रोग्राम लिखना, जैसे हमारे एंड पे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है तो हम प्रोग्राम बहुत आराम से लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट इन फ्लो चार्ट के बिहाफ पे प्रोग्राम लिखना, कि एक तो कहता ये है कि प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए लेकिन लॉजिक कहाँ से आएगा, जब तक वो प्रोग्रामिंग का लॉजिक डेवलप करने के लिए प्रोग्राम तो आना चाहिए ना। तो फ्लो चार्ट में वो पूरा प्रोग्राम सेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, फिर इफ कंडीशन आएगा, फिर एल्स में जाना चाहिए, फिर उसके इफ में जाना चाहिए। तो ड्रैग ड्रैग कर करके इतना बड़ा सा फ्लो चार्ट इसका बन जाएगा एक तरीके से एक प्रोग्राम को अचीव करने में, तो आपको लगेगा ये तो ज्यादा मुश्किल है। बल्कि तो एक फ्लो चार्ट के अंदर इतने सारे सब फ्लो चार्ट्स होते जाएंगे, सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस होते जाएंगे कि बल्कि दिखने लगता है ये बहुत ज्यादा। तो बट इसी स्टाइल में ये काम करता है, तो इसलिए इसके हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के तोड़ने होंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा, क्योंकि आपके पास जस्ट एक इंस्टॉलेशन करो, इंस्टॉलेशन करके फेसबुक का एक फॉर्म भर दो, और एक चाहो तो ये मैसेज बॉक्स बना के जितना मैंने कराया ये कर दो, और कैलकुलेटर ओपन करके चाहो तो कैलकुलेटर जाके ओपन कर लेना, और यहाँ से जाके 2 नंबर को सम करके सब कर दो समथिंग, ये तो एक विंडो बेस्ड भी हो जाएगा। तो सिंपल सा ये 3 प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लो, बाकी कल आगे एग्जैक्टली सिलेबस स्टार्ट करते हैं फिर।
ठीक है, तो यहाँ तक एटलीस्ट चेक कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि यूआई पाथ में क्या क्या चीजें चलती कैसे हैं। डन। ओके, क्वेश्चन? ठीक है। तो इसमें याद रखना कि पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला यूआई पाथ में, याद रखना सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही होगा। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ में नहीं आना है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही चीजें आएंगे, याद रखना। और सर्टिफिकेशन भी तभी निकलेगा जब इसकी छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी आपको, और वो करने से ही होंगे, वैसे नहीं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। थैंक यू सर।